Assalamualaikum everyone. I hope you all are good. सबसे पहले तो welcome to today's resume building webinar. Really glad to have you all here. अच्छा, हम सबका एक क्वेश्चन होता है कि भाई हम रेज्यूमे में क्या लिखें या रेज्यूमे को प्रॉपरली स्ट्रक्चर कैसे करें। तो ये सेशन हम इसीलिए कंडक्ट करवा रहे हैं एज इट विल रियली हेल्प यू बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग एंड क्लियर रेज्यूमे। और ये सेशन काफ़ी प्रैक्टिकल होने वाला है एंड फन भी, सो मेक श्योर टू स्टे टिल द एंड। अच्छा, हमारे साथ हैं मिस आबिदा नसीर जो कि एक टॉप रेटेड एटीएस रेज्यूमे राइटर हैं एंड शी हैज़ ऑलरेडी हेल्प थाउजेंड्स ऑफ पीपल इम्प्रूव देयर रेज्यूमेस। सो हम टाइम वेस्ट नहीं करते एंड मिस आबिदा, आई विल हैंड इट ओवर टू यू नाउ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, आई होप कि आप सब ठीक होंगे। अभी आप अपने कैमरास और माइक्स ऑफ कर लीजिएगा बिकॉज व्हेन वील स्टार्ट तो हम चाहते हैं कि कोई डिस्ट्रैक्शन ना हो। और वेट कर लेते हैं। आई थिंक सो वी शुड बी वेटिंग फॉर 2-3 मिनट्स ताकि और लोगों ने अगर ज्वाइन करना है तो वो भी कर लें। थैंक यू सो मच। तब तक मैं माइक को ऑफ कर दूंगी। ऑलराइट मैम, आपके पास ना होस्ट टूल्स में यहाँ पे एक ऑप्शन होगा सस्पेंड पार्टिसिपेंट एक्टिविटीज़, तो वो आप ऑन कर सकती हैं जब तक आप चाहें। और किसी का भी माइक और कुछ भी ऑन नहीं हो सकता। तो जब आप इनको माइक देना चाह रही होंगी तब आप इसको वापस से एक्टिव कर दीजिएगा। जी ठीक हो गया, मैंने देख लिया उसको। चैट देख लेते हैं तब तक। अच्छा जी, सही। अच्छा, तब तक आप लोग चैट में ये बता सकते हैं कि आपने कहाँ से ज्वाइन किया है। इफ़ यू आर रिलेटेड टू अपटेक तो आप अपटेक लिख दीजिएगा, अदरवाइज आपको जहाँ से इसके बारे में पता चला आप वो लिख सकते हैं। ठीक है। व्हाट्सएप ग्रुप से भी लोग आए हैं, लिंक्डइन से। थैंक यू मोमिना। अच्छा, आप में से कितने लोग हैं, आप हैंड रेज कर सकते हैं जो ऑलरेडी इस सेशन से पहले मुझे जानते हैं। दे नो मी आइदर थ्रू लिंक्डइन, फेसबुक या किसी और रेफरेंस से। ठीक, नुमान आप अपने टेकवा के ग्रुप में होंगे। अच्छा, ठीक है। ठीक है, जो नहीं जानते उनके लिए थोड़ा सा मैं शॉर्ट सा इंट्रो दे दूंगी सो दैट यू पीपल नो मी। क्या टाइम हो रहा है जी? 9:04। एक आध मिनट देख लेते हैं, फिर उसके बाद स्टार्ट करते हैं इसको। ठीक, नुमान आप तो जानते ही होंगे बिकॉज यू आर इन द ग्रुप, तो आपको पता होगा। टेकवा में हैं अगर आप तो। अच्छा। अच्छा, कितने लोग ऐसे हैं हु ऑलरेडी नो अबाउट सीवीज एंड रिज्यूमेज, या ऐसे लोग जिन्होंने ऑलरेडी अपना सीवी रिज्यूमे बनाया हुआ है, दे नो हाउ टू डू दैट। अच्छा, जो रिएक्शंस होते हैं आप उसके थ्रू भी शो कर सकते हैं। ओके, आई थिंक सो वी शुड बी स्टार्टिंग नाउ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, सबसे पहले तो जो लोग मुझे नहीं जानते, आई वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। माई नेम इज़ आबदा नसीर एंड आई हैव बीन इन एजुकेशन सेक्टर फॉर मोर देन 24 ईयर्स। और लास्ट 6 ईयर्स से मैं फ्रीलांसिंग कर रही हूँ। आई एम वेटेड प्रो एंड ऑपरेटेड ऑन फाइवर। और रिज्यूमे राइटिंग, लिंक्डइन ऑप्टिमाइजेशन, कवर लेटर राइटिंग मेरी जो मेन निश है। इसके अलावा बहुत सारे और भी काम करती हूँ, जैसे
सिखाना स्टूडेंट्स को, आइडियाज देना, अपना एक प्रोफेशनल ब्रांड बिल्ड करना, कम्युनिकेशन एंड थिंग्स लाइक दैट। ठीक है, बट बेसिकली जो मेरी मेन फील्ड है दैट इज एटीएस रिज्यूमे राइटिंग। आई होप कि आप लोगों ने एटीएस का नाम सुना होगा। अगर आप लोग ऑलरेडी फ्रीलांस कर रहे हैं या सीख रहे हैं, या अगर आप अप्लाई करते हैं थोड़ी बहुत, अगर आपको इस फील्ड की नो हाउ है, so you should be knowing ATS क्या है। नहीं पता, even then we will discuss it today। ठीक है, I think so I should be sharing that first this one। Can you see this shared screen? सबको नजर आ रही है? यस मैम। अच्छा, ठीक हो गया। अच्छा, आज का जो सेशन है दैट इज रिलेटेड टू एटीएस रिज्यूमे। हम क्यों एटीएस की बात क्यों करते हैं? हम इसलिए बात करते हैं एटीएस रिज्यूमे की कि आजकल के दौर में जब हर चीज़ एआई की तरफ जा रही है, यू नो इट वेरी वेल, हर चीज़ में एआई है। सो वी विल वांट के हमारा जो रिज्यूमे है वो रिक्रूटर्स देखें भी इसको, और उसको अगले स्टेप्स में जाने का मौका भी मिले। डिस्कस करेंगे एटीएस क्या होता है, लेकिन आज हम इस पूरे सेशन में ये सीखेंगे कि एटीएस रिज्यूमे आप खुद कैसे बिल्ड कर सकते हैं। कोई बहुत बड़ी कोई रॉकेट साइंस नहीं है, यू कैन डू इट इजीली योरसेल्फ। एक चीज़ जो कि एक चीज जो कि अच्छा, अभी आपको क्या नजर आ रहा है? स्क्रीन नजर आ रही है या स्लाइड्स नजर आ रही है अलग से? स्लाइड्स नज़र आ रही हैं। मतलब अलग अलग से, या वो एंड शो हो गया? नहीं, अलग अलग से नहीं, सारा कुछ शो हो रहा है। मतलब इट्स यस, सारी स्क्रीन यस, यस, कंप्लीट स्क्रीन नज़र आ रही है। अभी? अब भी आपकी बाकी विंडो नज़र आ रही है, लेकिन अब सिर्फ स्लाइड्स ही हैं, लेफ्ट साइड पे भी और मेन स्लाइड भी नज़र आ रही है, बट इट्स क्लियर। नहीं, मैं ये चाह रही हूँ कि इट शुड बी दैट स्लाइड शो नहीं है ये। स्लाइड शो होना चाहिए। नहीं, स्लाइड शो, अब स्लाइड शो है। ठीक है, थैंक बस वो यू, या इट्स मच क्लियर नाउ। मैं एक्चुअली मैं प्रेजेंटर व्यू में जा रही थी एंड आई वांटेड कि हम इस पे आ जाए। अच्छा, एक बड़ी हमारे यहाँ एक चीज़ बड़ी यूज हो रही होती है, सीवी एंड रिज्यूमे। कितने लोग हैं जिनको पता है कि सीवी और रिज्यूमे का फर्क क्या होता है? यू कैन रेज योर हैंड्स। ठीक है, उमर को पता है। ठीक है, ठीक। मतलब देर इज अ मेजोरिटी जिसको नहीं पता कि क्या होता है। ठीक है, आमतौर पर हम जब यूज कर रहे होते हैं वर्ड, वो होता है सीवी। ठीक है, सीवी इज एक्चुअली अ लैटिन वर्ड दैट इज एक्चुअली एब्रिविएशन ऑफ करिकुलम विटाए, एंड इट मीन्स कोर्स ऑफ लाइफ। आपने जिंदगी में जो कुछ किया है, आपने जितनी एजुकेशन ली है, आपका कोई प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है, आपका जो प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है, या कोई भी ऐसी चीज है, एनीथिंग जो भी आपने अपनी जिंदगी में की है, वो सब आप जब ऐड ऑन कर दोगे, सो दैट इज गोइंग टू बी योर सीवी। ठीक है, इसके मुकाबले में अगर हम रिज्यूमे के ऊपर आ जाएं, तो रिज्यूमे एक फॉर्मल डॉक्यूमेंट होता है जिसके अंदर आपके रेलेवेंट प्रोफेशनल बैकग्राउंड, रेलेवेंट स्किल्स और वही चीज़ें शामिल होती हैं जो कि आप दिखाना चाह रहे हो। ठीक है, सो सीवी इज डिटेल्ड एंड इट केटर्स टू एवरीथिंग दैट यू हैव डन इन योर प्रोफेशनल लाइफ, जबकि रिज्यूमे जो है दैट इज एक्चुअली अ शॉर्टर पार्ट, और या थोड़ा सा पार्ट है आपकी जो भी क्या कहते हैं उसको, प्रोफेशनल लाइफ का। एक मिनट, आप लोगों में से कोई और भी एडमिन है? बाबर भी हैं, जैनब भी हैं। या वो ऑफ कर दीजिएगा प्लीज, वो कुछ लोग लाइंस लगा रहे हैं, क्योंकि मैं शेयर कर रही हूँ तो मुझे ओके, क्या ऑफ करना है? वो पार्टिसिपेंट्स एक्टिविटीज ऑफ कर दें। श्योर, श्योर। अच्छा, ठीक है। सो बेसिकली जो फर्क है
सीवी का और रिज्यूमे का वो ये है कि सीवी में आपने सारी चीज़ें लिखनी होती हैं, वाइल वी आर टॉकिंग अबाउट रिज्यूमे उसमें आपने प्रोफेशनली जो चीज़ आप उसमें ऐड ऑन करना चाह रहे हैं आप वो कर सकते हैं। अच्छा, अब मैं एक एग्जांपल आपको देती हूँ इसमें। आई एम आई होस्ट ना? थिंक नहीं, सस्पेंड के साथ आपकी वीडियो भी ऑफ हो रही है, तो आप इसको प्लीज हाँ, कंटिन्यू करें बाबर। आप देख लें कि किस तरह से मैनेज करना है माइक वगैरह और बाकी ये वीडियोस हाँ, वगैरह को, क्योंकि ये क्योंकि कुछ हम लाइन चेंजेस आ इंडिविजुअली जी करते हैं। जी, ओके, श्योर श्योर। शुड आई कंटिन्यू? यस। अच्छा ठीक है। तो आई होप कि ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी कि रिज्यूमे एंड सीवी में क्या फ़र्क होता है। जैसे मैं आपको बता रही थी मेरा 24 ईयर्स का एक्सपीरियंस है, तो 24 ईयर्स मेरे एजुकेशन में तो हैं। ये तैयब हैं कोई, प्लीज़ इनको कहिएगा कि ये लाइनें चलें मारना बंद करते हैं। मेरी 24 ईयर्स की जो जर्नी है, प्रोफेशनल जर्नी, उसमें 24 ईयर्स मैंने एजुकेशन सेक्टर में काम किया तो है, लेकिन उसमें से लास्ट 6 ईयर्स जो है मेरे, दे आर रेलेवेंट टू फ्रीलांसिंग और ट्रेनिंग एंड थिंग्स लाइक दैट। अब अगर फॉर एग्जांपल मैंने अप्लाई करना है किसी जॉब पे, अगर वो रिलेवेंट है किसी टीचिंग जॉब से, तो मैं क्या करूँगी, आउट ऑफ दैट एक्सपीरियंस जो मेरे दो मेन एक्सपीरियंसेस हैं, उसमें से एज अ राइटर एंड एज somebody who's relevant to एजुकेशन, तो मैं क्या करूँगी, मैं उस एक्सपीरियंस को एक्सक्लूड कर दूंगी जो कि रेलेवेंट है फ्रीलांसिंग से या राइटिंग से रेलेवेंट है, और मैं सिर्फ उस चीज़ को हाईलाइट करूंगी जो मेरा एजुकेशन से रिलेटेड है। ठीक है, तो आउट ऑफ दैट 24 ईयर्स एक्सपीरियंस मैंने इस चीज़ को मेंशन कर लिया। अब अगर फॉर एग्जांपल कोई ऐसी जॉब आती है जो किसी राइटर के लिए है, फ्रीलांस राइटर के लिए फॉर एग्जांपल, और मैं उस पर अप्लाई करना चाह रही हूँ, तो मेरी वो जो एक्सपीरियंसेस है 24 ईयर्स एज एन एजुकेटर, वो मुझे हेल्प आउट कर रहेंगी इस पर्टिकुलर जॉब के लिए, तो मैं उसको मेंशन कर दूंगी कि मैंने ये काम भी किया है। अगर तो वो काम इतना डिफरेंट है कि वो उसके अंदर अगर मैं ये लिख रही हूँ तो उससे नेगेटिव इम्पैक्ट आना है, तो फिर मैं उसको मेंशन नहीं करूंगी। एक चीज़ और आपको बताती हूँ। एक मेरे पास फॉर एग्जांपल एक सीवी आता है किसी का लिखने के लिए, और वो मुझे कहते हैं कि मैं एज अ डिजिटल मार्केटर काम करना चाह रहा हूँ, और उसका जो पिछले 3-4 साल का एक्सपीरियंस है उसमें एज अ स्कूल टीचर भी उसमें जॉब जो है वो उनकी मेंशन है। उन्होंने किसी बैंक में इंटर्नशिप की वो भी मेंशन है। उनका जो सर्टिफिकेशंस हैं या डिप्लोमास हैं रेलेवेंट टू दैट बैंक जॉब, वो भी मेंशन है। और उनका कुछ एक्सपीरियंस है एज अ फ्रीलांसर डिजिटल मार्केटिंग के अंदर। तो अब सोचने की बात यह है कि अब अगर एज अ डिजिटल मार्केटर अप्लाई करना है और वो सारा का सारा एक्सपीरियंस आप उसमें मेंशन कर दें, जो एज अ स्कूल टीचर भी है, बैंक में इंटर्नशिप भी है, सो इज इट गोइंग टू हेल्प दैट पर्सन? वो बिल्कुल भी हेल्प नहीं करेगा, क्योंकि वो ये कहेंगे कि ये पर्सन जो है वो इतने सारे कामों में इसने हाथ डाला हुआ है, इसको कोई एक काम लगता है कि सही तरह से नहीं आता होगा। तो इट मीन्स कि हमने सिर्फ रेलेवेंट एक्सपीरियंस को हाईलाइट करना है, रेलेवेंट रेलेवेंट एक्सपीरियंस को उसमें ऐड ऑन करना है। तो बेसिकली सीवी और रिज्यूमे के अंदर जो फर्क आ जाता है वो ये आ जाता है कि सीवी में आपने सारी की सारी अपनी जितनी भी क्वालिफिकेशंस, आपका एक्सपीरियंस, आपके जहाँ जहाँ का भी होता है आप वो ऐड ऑन कर लेते हो, लेकिन रिज्यूमे में आप नहीं ऐड करते। ठीक है, सो दिस इज द थिंग जो हमने यहाँ पे हाईलाइट करनी है कि सीवी में और रिज्यूमे में क्या फर्क होता है, और अब हमने रिज्यूमे क्यों यूज करना है। अच्छा, अब सवाल ये भी पैदा होता है कि अगर अ, हमने रिज्यूमे यूज करना है तो सीवी क्यों होता है। सीवी तब हम यूज करते हैं जब हमने कोई एकेडमिक पोजीशंस के लिए अप्लाई करना है या हायर एजुकेशन के लिए हम अप्लाई करते हैं, तो वहां पर हम अपना सीवी यूज करते हैं। आमतौर पर सीवी जो है वो 2-3-4 सफ़ों का भी हो सकता है, क्योंकि उसके अंदर मुख्तलिफ चीज़ें जो रेलेवेंट है वो सारी की सारी आ जाती हैं। फॉर एग्जांपल आपने जो अगर मास्टर्स किया है उसमें आपने जो प्रोजेक्ट लिया होगा वो भी मेंशन हो जाएगा, आपका रिसर्च वर्क भी मेंशन हो जाएगा, आपने कोई पेपर्स लिखे हैं, आपकी कोई पब्लिकेशंस हैं, वो सारी की सारी चीज़ें उसके अंदर आ जाती हैं, ताकि उसको हाईलाइट किया जा सके कि एकेडमिकली आपकी जो एक एक्सपर्टीज है वो कितनी ज़्यादा है। ठीक है, सो आई होप इट इज़ क्लियर नाउ। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन रेलेवेंट तो मुझे बता दीजिएगा, अदरवाइज देन वील स्टार्ट विद द नेक्स्ट पार्ट। यू कैन रेज योर हैंड, या आप थम्स दे सकते हैं कि आपको समझ में आ गया, एंड विल मूव टू द नेक्स्ट वन। ठीक है, चलें। अच्छा, अब
एटीएस की जब हम बात करते हैं तो क्यों एटीएस क्यों ज़रूरी है? अब बहुत सारे ऐसे लोग हैं आप लोगों में से जो कि अप्लाई कर रहे होंगे डिफरेंट जॉब्स के ऊपर। रिमोट जॉब्स आ रही होती हैं या आप किसी दूसरे मुल्क में जाकर काम करना चाहते हैं, तो आप लोग उसको अ, देख रहे होंगे कि आप किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, क्या नहीं लिख सकते। तकरीबन 90% जो लार्ज कंपनीज हैं इस वक्त दुनिया में वो यूज़ कर रही होती हैं एटीएस। अब क्यों एटीएस यूज कर रही हैं? बिकॉज दिस इज द थिंग कि आपने अभी जो दो चीजें हैं दुनिया में, एक होता है उन्होंने टाइम बचाना होता है और दूसरा उन्होंने पैसा बचाना होता है। आप लोग लिंक्डइन पे जब जॉब देखते हैं, कोई ऐड आ रहा होता है, आप उसके ऊपर अप्लाई कर रहे होते हो, तो वहां आपको नजर आ रहा होता है कि ऑलरेडी कितने लोगों ने अप्लाई कर दिया है। ठीक है, आम तौर पर वो जो नंबर है दैट इज 150 से लेकर ऊपर भी चला जाता है अगर कुछ दिन हो गए हैं उस जॉब को आए हुए। तो इसका मतलब ये है कि एक जॉब के ऊपर अगर हंड्रेड्स ऑफ लोग अप्लाई कर रहे हैं, तो हायरिंग टीम के लिए, हायरिंग मैनेजर्स के लिए बड़ा मुश्किल होता है कि वो एक एक रिज्यूमे को ओपन करके देखें कि इसकी एक्सपर्टीज क्या है, इसका एक्सपीरियंस कितना है, इसको ये स्पेसिफिक टूल्स का पता है नहीं पता, या वो हमारी जो रिक्वायरमेंट्स हैं उसके ऊपर पूरा उतर रहा है ये नहीं उतर रहा। ठीक है, इसके लिए फिर क्या यूज़ किया जाता है? एप्लीकेंट ट्रैकिंग सिस्टम्स या सॉफ्टवेयर यूज़ किए जाते हैं। अब अ, उसका फायदा उनको क्या होता है कि इन सॉफ्टवेयर्स के इस्तेमाल करने की वजह से जितनी भी एप्लीकेशंस होती हैं वो पार्स हो जाती हैं, और वो एप्लीकेशंस जो हैं दे आर इजीली रीडेबल हो गई। उनमें से उन्होंने उन स्पेसिफिक कैंडिडेट्स को उठा लिया जो कि उससे रेलेवेंट हैं, जो मैच कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल अगर 300 400 एप्लीकेशंस आई हैं तो उसमें से वो टॉप 20 जिनका स्कोर है वो उनको चूज कर लेंगे, और उन टॉप 20 में से लोगों को फिर मजीद शॉर्टलिस्ट करके उनको इंटरव्यूज या डिफरेंट जो नेक्स्ट स्टेप्स हैं उसके ऊपर वो जाएंगे। ठीक है, तो इससे क्या होता है कि एटीएस यूज करने से उनका जो प्रोसेस है वो बड़ा आसान हो जाता है। हायरिंग स्ट्रीमलाइन हो गई उनकी, इजी हो गया उनके लिए, बजाय इसके कि हंड्रेड्स ऑफ एप्लीकेशंस उन्होंने उठानी है और उन्होंने वो उस चीज़ को जो है वो पढ़ के और उसको पूरा देख कर आगे ले जाना है। इसमें एक चीज़ बड़ी प्रॉब्लमेटिक, ज़ाहिर कंपनीज के लिए तो बड़ा आसान हो गया कि वो यहाँ से कैंडिडेट्स जो हैं वो इजीली निकाल सकते हैं, शॉर्ट लिस्ट कर सकते हैं। लेकिन आम लोगों के लिए जिनको पता नहीं है कि वो जो सॉफ्टवेयर है वो किस किस्म की एप्लीकेशन को अ, आगे जाने देगा, किस किस्म की एप्लीकेशंस रिजेक्ट हो जाएंगी, आइडिया ना हो, तो मोस्टली जो 75% रिज्यूमेज होते हैं वो किसी रिक्रूटर या किसी हायरिंग मैनेजर के हाथ तक पहुंचने से पहले ही रिजेक्ट हो जाते हैं। अब वो रिजेक्ट क्यों होते हैं? क्योंकि वो कंपैटिबल नहीं होते, उनकी जो फॉर्मेटिंग है वो अलाउ नहीं करती उनको कि वो उसमें से पार्स थ्रू हो जाएं उस सॉफ्टवेयर के अंदर से। अच्छा, वो पार्स क्यों नहीं होते? इसलिए आपने भी देखा होगा अगर आप लोग डिफरेंट टूल्स यूज कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल अगर आप ग्रामरली यूज कर रहे हैं या कोई और इस किस्म का टूल यूज कर रहे हैं, तो आपने देखा होगा कि जो ऐसे डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो कि फॉर एग्जांपल टाइटल बॉक्सेस या टेक्स्ट बॉक्सेस और इनके अंदर जो चीजें होती हैं उनके ऊपर ग्रामरली उनको रीड नहीं कर रहा होता। इसलिए नहीं रीड कर रहा होता क्योंकि वो एक स्पेसिफिक उनकी फॉर्मेटिंग ही अलग हो जाती है। अब फॉर्मेटिंग अलग हो जाएगी तो इट मीन्स कि वो सॉफ्टवेयर उसको रीड नहीं कर सकेगा, वो नहीं पढ़ सकेगा। तो इसलिए हम ये चाहते हैं कि अब जितने भी आप लोग रेज्यूमेज लिखें, या फॉर एग्जांपल अगर आप सीवी भी लिख रहे हैं, तो आप उसको इस तरह से लिखें कि वो रीडेबल तो हो कम अज कम। क्योंकि जैसे जैसे वक्त बढ़ रहा है, टाइम की शॉर्टेज है, जो एक कहते हैं ना कि जो पर्सन हैं, रिसोर्स पर्सन, उनका नंबर कम से कम किया जा रहा है, और उसकी जगह काम जो है वो लिया जा रहा है मशीन से, सॉफ्टवेयर से। तो अपने रिज्यूमेस को, अपने सीवीज को रीडेबल बनाएं ताकि वो सॉफ्टवेयर्स के अंदर से पार्स हो सके, और अगर आप किसी जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो कम से कम किसी हायरिंग मैनेजर तक वो पहुंच तो जाए, अदरवाइज इट वुड बी ऑटोमेटिकली रिजेक्टेड। बहुत सारे लोग जो अप्लाई कर रहे होते हैं जॉब्स पे, रिमोट जॉब्स पे, उनको ऑटोमेटेड रिजेक्शन की ईमेल आ जाती है कि वी आर नॉट गोइंग फॉरवर्ड विद योर एप्लीकेशन या जो भी है। वो इसलिए भी आ रही होती है क्योंकि आपका जो रिज्यूमे है वो रीडेबल नहीं होता, तो ऑटोमेटिकली आपको वो एक ईमेल आ जाती है कि इट इज़ नॉट कंसिडर्ड फर्दर। अच्छा,
अब हम ये देखना चाह रहे हैं कि अगर हम चाह रहे हैं कि एटीएस हो जाए रेज्यूमे, तो उसके लिए हमें देखना पड़ेगा कि क्या ऐसी चीजें हैं जिनकी वजह से आपका जो रिज्यूमे है वो एटीएस होगा या नहीं होगा। ये सबसे पहली बात तो ये है कि आपने कीवर्ड्स को कंसिडर करना है। कीवर्ड्स क्या होते हैं? वो स्पेसिफिक वर्ड्स हैं, स्पेसिफिक फ्रेजेस हैं जो कि एम्प्लॉयर ने मे बी एज अ फिल्टर वहां पे लगा दिया होगा। ठीक है। अब इसकी एक मिसाल आप ये समझ लें कि फॉर एग्जांपल उमर साहब को जो है वो एक सॉफ्टवेयर डेवलपर चाहिए, और उन्होंने ऐड दिया और उन्होंने ये कहा कि 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, और ये टूल्स हैं जो उसको आने चाहिए। फॉर एग्जांपल पाइथन आना चाहिए, सीएसएस आना चाहिए, या 2-3 और टूल्स के उन्होंने नाम उसमें लिख दिया, और उन्होंने कहा कि ये टीम प्लेयर होना चाहिए और प्रॉब्लम सॉल्वर होना चाहिए, इतने साल का एक्सपीरियंस है। अब आउट ऑफ दैट होल जो डिस्क्रिप्शन उन्होंने दी उस जॉब के लिए, वहां से वो मे बी हो सकता है 8-10 इंपॉर्टेंट चीजें एज अ फिल्टर सेलेक्ट कर रहे हैं कि जिन रेज्यूमेस के अंदर या सीवीज के अंदर ये फ्रेजेस या वर्ड्स हैं, उनको सिलेक्ट करके वो नेक्स्ट पूल में ले जाए, और जिनके अंदर नहीं है उनको सिलेक्ट ना किया जाए। ठीक है। अब वो जो फिल्टर उन्होंने लगा दिए ना, दोज आर एक्चुअली द कीवर्ड्स। वो कीवर्ड्स हैं जिन कीवर्ड्स को ये के कंपैरिजन में वीट करेगा। फॉर एग्जांपल एक सीवी है जिसके अंदर वो 10 के 10 कीवर्ड्स मौजूद हैं, तो वो उसको एक स्कोर दे देगा। फॉर एग्जांपल 100 में से 100 उसको स्कोर दे देता है। ठीक है। एक सीवी सीवी है जिसके अंदर आप मे बी 8 मौजूद हैं, तो वो उसको 80% मार्क्स देकर ले जाएगा। आपने अपना जो क्राइटेरिया सेट किया हुआ है कि मोर देन फॉर एग्जांपल 70, अगर उसकी कीवर्ड्स उसमें मिल जाते हैं, मैच हो जाते हैं, 70 मार्क्स आ जाते हैं, तो दैट इज गोइंग टू गो इन द नेक्स्ट पूल। तो ये आपने एक फिल्टर सेट कर दिया जिसको हम कह रहे हैं कि यहाँ कीवर्ड्स हैं। अब उन्हीं कीवर्ड्स के अंदर एक्चुअली रेलेवेंट स्किल्स भी हो सकती हैं, या आपकी किसी स्पेसिफिक फील्ड में एक्सपर्टीज है वो भी वहां मेंशन हो सकता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो जॉब की रिक्वायरमेंट्स है आपने उसके अकॉर्डिंगली उसको लिखा है या नहीं लिखा। ठीक है। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो हम चाह रहे हैं कि मशीन के लिए हैं, ठीक है, या सॉफ्टवेयर के लिए हैं। और कुछ चीजें ऐसी हैं कि जब आपका रिज्यूमे या सीवी नेक्स्ट पार्ट्स में स्टेप्स में जाएगा, अगले वाले पूल में चला गया, तो वहां पर ऑब्वियसली इसको कोई ना कोई पढ़ेगा तो सही। तो ऐसा तो नहीं लग रहा कि आपने बिल्कुल ही मैकेनिकल उसको बना दिया कि मशीन तो उसको रीड कर ले, लेकिन आपने उसको सही तरह से पोर्ट्रे नहीं किया। आपने उन सारी रिक्वायरमेंट्स को नहीं देखा जो एक्चुअली उस जॉब के लिए रिक्वायर्ड थी, और आपने उसके अकॉर्डिंग अगर अपना रिज्यूमे नहीं लिखा, तो ऑब्वियसली अगर वो एटीएस से पास होके आगे भी चला गया है और वो अच्छे उसने स्कोर भी कर लिया, इवन देन वो मे बी अगले इंटरव्यूज के लिए सिलेक्ट ना हो। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपने जहन में रखनी है कि आपने जॉब एड के अंदर से कीवर्ड्स निकालने हैं, रेलेवेंट स्किल्स निकालनी है, क्या एक्सपर्टीज चाहिए, उनकी क्या रिक्वायरमेंट्स है, और उसके अकॉर्डिंगली अपने अपना सीवी जो है वो या रिज्यूमे आपने लिखना है। ठीक है। मैं सीवी रिज्यूमे दोनों चीज़ों के लिए आज आपको गाइड करूंगी, ताकि अगर आपने किसी एकेडमिक पोजीशन के लिए अप्लाई करना है, या आप किसी जॉब के लिए प्रोफेशनली कहीं अप्लाई कर रहे हैं, तो दोनों चीज़ों के लिए आपको आइडिया हो जाए कि आप इसको किस तरह से लेके चलेंगे। ठीक है। सो आई होप कि यहाँ तक के जो पॉइंट्स हैं वो क्लियर हो गए हैं सबको। यू कैन टेल इन दैट चैट में बता सकते हैं, तो मैं फिर उसको देख लूंगी चैट में, या हमें इसको ओपन करते हैं। आप थम्स अप भी दे सकते हैं और आप चैट में भी बता सकते हैं। आप लोग अ, अपने क्वेश्चंस जो हैं वो चैट में ड्रॉप कर सकते हैं, हमारी टीम जो है वो क्वेश्चंस लिस्ट डाउन करेगी एंड फिर हम मैम से पूछेंगे एट द एंड ऑफ दिस वेबिनार। अच्छा, सरदार जुबैर ने नो कहा है। इनको जरा प्लीज लिख दें, क्वेश्चन आप लिख दें, आपको क्या समझ में नहीं आया। अच्छा, हैंड रेज का और थम्स अप का फर्क होता है, ये देख लीजिएगा। हैंड रेज मीन्स यू वांट टू आस्क सम क्वेश्चन, और अभी हम क्वेश्चंस नहीं ले रहे आपसे उस तरह से, आप इसको चैट में लिख सकते हैं। ठीक है। अच्छा, डोंट रेज योर हैंड्स, अभी आप क्वेश्चंस पूछे। आई एम वेटिंग सरदार जुबैर के, मैं वेट कर रही हूँ कि उनको उनको अगर कोई चीज समझ नहीं आई तो वो अभी मुझसे पूछ लें, बिकॉज विल मूव टू द नेक्स्ट पार्ट नाउ।
चलें, विल मूव टू द नेक्स्ट पार्ट बिकॉज वो क्वेश्चन जो है वो दे नहीं रहे, ठीक है। अच्छा, मैं जरा इसको साइड कर लूँ। अच्छा, एक चीज और बड़ी इंपॉर्टेंट है कि जब आपका रेज्यूमे हम कहते हैं कि एटीएस कंपैटिबल है, तो उसमें दो चीजें बड़ी जरूरी हैं। एक तो ये कि उसको सिंपल होना चाहिए, दूसरा उसको क्लीन और वेल ऑर्गेनाइज्ड उसका लेआउट होना चाहिए। अच्छा, सिंपल हम क्यों कहते हैं? सिंपल इसलिए हम कहते हैं कि आमतौर पर जो रिज्यूमेज या सॉरी सीवीज आपको नजर आ रही होती हैं कैनवा से, स्पेशली अगर आपने देखी हैं, लोगों ने बनाई हैं, या आपने वैसे भी देखी होंगी, बड़ी कलरफुल सी रंग बिरंगे डिजाइनों वाली, नीले पीले रंगों वाली, यहाँ पर एक बड़ा सा टेक्स्ट बॉक्स है, इस साइड पे यूं एक कॉलम है, एक कॉलम इधर है, पिक्चर्स ऐड हुई हैं, ग्राफ्स ऐड हुए हैं, ठीक है। तो ये वाले जो चीजें हैं ना, ये सारी आती हैं डिजाइन रेज्यूमेज में, ठीक है। डिजाइन रेज्यूमे मींस कि आपका जो कंपैटिबिलिटी है ना वो कम हो गई। देखिए, जितनी सिंपल चीज होगी इतना ही आसान होगा उसके लिए कि सॉफ्टवेयर उसको रीड कर ले। जितनी भी उसके अंदर, फॉर एग्जांपल अगर टेक्स्ट बॉक्सेस एडेड हैं, कोई ग्राफिक्स उसके अंदर ऐड हुए हुए हैं, कुछ सिंबल्स हैं, कोई आइकन्स हैं, या कॉलम्स हैं, टेबल्स हैं, ये सारी चीजें जो है वो जो एटीएस स्कोर है उसको कम कर देती हैं, या वो सॉफ्टवेयर को वो रीड नहीं करने देती जो कि कंटेंट है उस स्पेसिफिक डॉक्यूमेंट्स के अंदर, ठीक है। तो जितना सिंपल रखेंगे उतना ही बेहतर होगा, ठीक। फिर दूसरा ये है कि क्लीन होना चाहिए उसको, बहुत कोई उसके अंदर चीजें इस तरह ना लगे कि स्टफ हो गई हैं। फिर ये भी ना हो कि एक चीज जो है वो फॉन्ट 16 के साथ आ रही है, दूसरी जो है वो 12 आ रहा है, एक 10 आ रहा है, इधर फॉन्ट कॉमिक sans यूज हो रहा है, उधर कोई फैंसी वाला फॉन्ट यूज हो रहा है। तो लेआउट भी प्रॉपर होना चाहिए और उसके अंदर जो चीजें हैं वो भी वेल ऑर्गेनाइज्ड होनी चाहिए। मैं आपको एग्जांपल बताऊंगी, आपको उससे चीजें जो है वो क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। अच्छा, अब ये देखिए, मेरे पास एक एग्जांपल है, एक रॉ सीवी है एग्जांपल। आई होप कि आपको नजर आ रहा होगा। अगर थोड़ा छोटा नजर आ रहा है तो आप अपनी स्क्रीन के जो है ना, इसको जूम कर सकते हैं ताकि आपको बेहतर आइडिया हो जाए इसमें, ठीक है। अच्छा, इसमें आप ये देखें कि एक पर्सन है जिनका ये सीवी है। यहाँ आपको नजर आ रहा है कि नाम लिखा हुआ है, ठीक है, और नाम के नीचे उनका ईमेल एड्रेस लिखा है, ठीक है। और ईमेल एड्रेस के साथ जो है वो आपको उनका फोन नंबर नजर आ रहा है, ठीक है। सॉरी, इसको, अच्छा, उसके बाद देखें, एक्सपीरियंस की हेडिंग है जिसके नीचे एजुकेशन भी आगे लिखा हुआ है। फिर प्राइवेट स्कूल टीचर, इस्लामिया मॉडल स्कूल एंड कॉलेज है। इसके बाद नीचे आपको नजर आ रहा है एजुकेशन लिखा हुआ है, जिसमें डिग्री, कोर्स, इंस्टीट्यूट, यूनिवर्सिटी, परसेंटेज, ईयर ऑफ पासिंग, और ये सारी चीजें मेंशन है। और स्टार्ट कहाँ से हो रहा है जी? मैट्रिक से स्टार्ट हो रहा है, और एसीसीए तक जो है वो सारी चीजें उसमें मेंशन है, ठीक। उसके बाद आप देखें कि यहाँ पर पर्सनल डिटेल्स लिखी हुई हैं, जो कि उनका एड्रेस है, डेट ऑफ बर्थ है, जेंडर क्या है, नेशनैलिटी, लैंग्वेज, और एंड में दोबारा नाम लिखा हुआ है, ठीक है। सो व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस, कि अगर आपने 10 में से इसको नंबर देने होंगे, और साइड पे फोटोग्राफ भी है, ठीक है, उनकी पिक्चर भी लगी हुई है, अगर आपने 10 में से इसको मार्क्स देने होंगे इस सीवी को, कि इसको देखकर आपको उस पर्सन की स्किल्स, उसकी एक्सपर्टीज, और कोई भी जॉब, अगर वो फाइनेंशियल कंट्रोलर या फाइनेंशियल एनालिस्ट या किसी ऐसी जॉब के लिए, अगर वो फाइनेंस के लिए अप्लाई कर रहा है, तो आपको उसकी जो एक कंप्लीट पिक्चर नजर आ जाए कि उसको क्या आता है, क्या नहीं आता, और कितना वो एक्सपर्ट है, क्या आपको उसमें से आइडिया हो रहा है, आप कितने मार्क्स उसको देंगे? 8 वाले तो बड़े जनरस हैं भाई, जो कह रहे हैं 8 आउट ऑफ 10। अच्छा, अच्छा, प्रॉब्लम्स क्या नजर आ रही हैं हमें इसके अंदर? तो अगला दिखाते हैं। अच्छा। बाबर, ये जो इसके अंदर लाइन किसी ने ड्रॉ कर दी थी, ये किसी तरह जा सकती है? मुझे ये इरिटेट कर रही है। एक्सपीरियंस ओके, नहीं मैं है, चेक करता हूँ। ठीक है, वरना बंद करके दोबारा उसको कर सकते हैं हम।
एक्सपीरियंस मेंशन नहीं है, एमेच्योर है। एक्सपर्टीज नहीं पता चल रही, बिल्कुल नहीं पता चल रही। ठीक है, हाँ लेआउट भी ठीक नहीं है। और फिर देखे ना, मैंने जो आपको बात की थी कि पिक्चर भी आ गई, टेबल भी आ गया, तो ये क्या है, ये एटीएस कंपैटिबल नहीं रहेगा। ठीक है, फ्लो सही नहीं है, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। ठीक है, फॉर्मेट प्रॉपर नहीं है, लाइन रिमूव स्किल कर। भी मेंशन नहीं। चलेंगे, थैंक यू सो मच। अच्छा, मैं भी थोड़ी थोड़ी ओसीडी हूँ। अच्छा, हाँ बिल्कुल रिजल्ट कार्ड है ये उन्होंने जॉब के लिए ही बनाया हुआ था। ठीक है। अच्छा, ये तो वो नजर आ रहा है ना आपको जो उनका था, ठीक है। और दिस इज द वन नाउ जो कि मैंने उनको बना कर दिया। ठीक है, अब इसको देखें, और पहले 2 मिनट इसको देख लें, इसके ऊपर जो है वो थोड़ा सा गौर फिक्र कर लें हम, फिर हम नेक्स्ट के ऊपर जाएंगे। ठीक है। आप लोग खुद ही जूम कर सकते हैं इसको, जिस तरह पिक्चर को जूम करते हैं कंप्यूटर में। मोबाइल पे तो इजीली हो जाता है, कंप्यूटर में भी हो जाएगा। बेटे लाइंस नहीं ना लगाएं, जिन्होंने लाइन लगाई है हटा दें। थोड़ा सा ब्लर तो होगा बेटे, थोड़ा सा होगा, मैं यहाँ से नहीं कर सकती क्योंकि वो स्क्रीन शो है ना उसका, स्लाइड शो हो रही है। अच्छा चलें, अब इसको देखते हैं। अच्छा, नवीद क्या कह रहे हैं कि ये सही नहीं लग रहा, इसकी बात कर रहे हैं, पहले वाले की बात कर रहे हैं? मेरी आवाज लैग कर रही है? बाकी लोगों के लिए भी प्रॉब्लम है या किसी एक के लिए? मैं कर दूंगी, या हो सकता है मैं बाद में आपके लिए कर दूं। ठीक है, अभी इस वक्त तो मेरे पास ये वाला इमेज अवेलेबल नहीं होगा। अच्छा चले, अच्छा जी आ जाएं जी, इस पे आ जाते हैं, हम देखते हैं। अच्छा, एक तो ये चीज है कि जब हमने बात की थी कि सिंपलिसिटी की हमने बात की थी, ठीक है, तो हमने सिंपलिसिटी हमें क्यों चाहिए, ताकि जो एटीएस है वो अपना काम कर ले, कम से कम वो उसमें से पिक आउट कर ले, रीड कर ले, और फिर बता दे कि ये चीजें इसके अंदर हैं, तो उसका स्कोर ज्यादा होगा। अच्छा, एक चीज तो ये नजर आ रही है आपको कि इसका जो एड्रेस है, जो कांटेक्ट डिटेल्स हैं, वो सारी की सारी जो है वो आ गई एक साइड पे। ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद देखिए कि यहाँ पर मैंने करियर ऑब्जेक्टिव का एक हेडिंग मेंशन कर दी, जिसके अंदर मैंने ये मेंशन किया है कि ऑलरेडी क्या किया हुआ है और पर्पस क्या है अप्लाइंग ऑन दिस जॉब। ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आ गया है जी एजुकेशन। ठीक, एजुकेशन के अंदर नहीं 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 नहीं, कोई ब्लू कलर की जरूरत नहीं, ये मैं आपको बता दूंगी। ठीक है ना। अच्छा, अ, जी बिल्कुल कर सकते हैं, बट मैं ये सारी चीज़ें आपको एक्सप्लेन साथ साथ करती जाऊंगी, लाइक और जितने भी आपके क्वेश्चंस हैं। अच्छा, आप ये देखें कि हमने ना एक चीज़ ये देखनी है कि आपका लेवल क्या है, लेवल ऑफ एक्सपर्टीज क्या है। अगर तो आपका ज़ीरो एक्सपीरियंस है, ज़ीरो से लेकर 2 इयर्स तक का, आप उसको कंसिडर करते हो एंट्री लेवल। ठीक है। और 2+ जिसका एक्सपीरियंस होता है उसको हम मिड करियर, और फिर आगे जाके सीनियर करियर की तरफ हम उसको लेके जाते हैं। तो जब अगर आपके पास 2 साल से कम का एक्सपीरियंस है या आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है, तो फिर आप जो हेडिंग यूज करते हैं दैट इज करियर ऑब्जेक्टिव। ठीक है। अच्छा, और अगर आपके पास एक्सपीरियंस 2 साल से ज्यादा है, तो फिर हम यहाँ पर हेडिंग यूज करेंगे करियर समरी की। ठीक हो गया, क्योंकि जब आप स्टार्ट कर रहे हो या आपके पास कम एक्सपीरियंस है, तो आप वहां पर समरी नहीं दे सकते, बिकॉज यू डोंट हैव समथिंग, कि आपकी कोई ऐसी अचीवमेंट या अकम्पलिशमेंट नहीं है जो आप उसके अंदर मेंशन कर सकते हैं। ठीक है। तो फिर यहाँ पे हम लिखेंगे ऑब्जेक्टिव। अच्छा, ये हर एक का जो डिटेल है वो हम आगे देखेंगे। फिर उसके बाद क्योंकि आपका अभी स्टार्टिंग है, तो हम सबसे जो हाईलाइट करने वाली चीज है वो क्या है, आपके पास आपकी डिग्रीज हैं, तो फिर हम वहां पर एजुकेशन मेंशन कर देंगे। ठीक। और साथ में अगर आपकी कोई आपने सर्टिफिकेशंस किए हैं, कोई डिप्लोमास किए हैं, कोई ट्रेनिंग्स वगैरह की हैं, तो वो भी हम साथ में मेंशन कर देंगे। उसके बाद आ जाएगा आपका प्रोफेशनल एक्सपीरियंस। ठीक है। प्रोफेशनल एक्सपीरियंस में हमने
जो भी उनका रेलेवेंट एक्सपीरियंस बनता था हमने वो लिखा है कि कहीं किसी जगह पे उन्होंने एज अ टैक्स एनालिस्ट जो है वो जॉब की है, चाहे वो इंटर्नशिप ही है, कुछ भी ऐसा है वो आप मेंशन कर देते हैं। और वहां पर आप जो जो काम आपने किए हैं उसको मेंशन कर देते हो अकम्प्लिशमेंट के तौर पे। फिर हमारे पास एक बड़ा इंपॉर्टेंट सेक्शन होता है कोर कॉम्पिटेंसीज एंड स्किल्स का सेक्शन। अब हम ये क्यों लिखते हैं इसके अंदर, ताकि ये पता हो कि आपके अंदर ऑलरेडी क्या क्या एबिलिटीज हैं। ठीक है, आप क्या क्या कर रहे हो, आपने क्या क्या किया है, और आपके अंदर कौन कौन सी ऐसी आपको नॉलेज है रेलेवेंट टू दैट जॉब। क्योंकि इनका एक्सपीरियंस बहुत कम था, आमतौर पर हम सिर्फ जो एक्सपर्टीज हैं या कोर कॉम्पिटेंसीज हैं, स्किल्स के हम सिर्फ नेम्स मेंशन करते हैं। यहाँ हमने उनकी डिटेल आगे मेंशन की है। क्यों मेंशन की है, एक तो ये कि अगर कीवर्ड्स कोई इसमें इंपॉर्टेंट है तो वो हमने यहाँ पे ऐड ऑन कर देने हैं, और दूसरा स्पेस इफेक्टिव करने के लिए इसको थोड़ा बहुत ज्यादा टेक्स्ट इसके अंदर ऐड हो जाएगा। ठीक है, मैं सारा बताऊंगी आपको इंटर्नशिप्स वालों ने क्या करना है और फ्रेश ग्रेजुएट्स ने क्या करना है। ठीक है, सो बेसिकली आपने जो देखना है वो ये देखना है कि एक जो सीवी या रिज्यूमे है उसके मेन जो पार्ट्स हैं वो क्या हैं, और उनके अंदर हम फिर चीजें किस तरह से लिख सकते हैं। ठीक, नॉर्मली एक जो नॉर्मल एक टिपिकल सीवी या रिज्यूमे होता है उसके अंदर कुछ सेक्शंस हैं, कुछ हेडिंग्स हैं जो स्टैंडर्ड हैं, जो यूज हो रही होती हैं वर्ल्ड वाइड, हम उन्हीं को फॉलो कर रहे होते हैं। एक तो है जी कॉन्टेक्ट डिटेल्स हैं। ठीक है, वो टॉप पे आ जानी चाहिए किसी भी सीवी या रिज्यूमे के, ताकि लोगों के लिए आसान हो जाए ये देखना, आपसे कांटेक्ट करना, आपको ईमेल करना, या आपका वो पोर्टफोलियो है, आपका लिंक्डइन है, कुछ भी ऐसा है तो उनके लिए इजी है टू क्लिक एंड गो देयर। ठीक है, अच्छा, दूसरी चीज ऑब्जेक्टिव स्टेटमेंट या करियर समरी, वट एवर अप्लाइज। फिर उसके बाद आ जाता है प्रोफेशनल एक्सपीरियंस, और अगर प्रोजेक्ट्स वगैरह कुछ आपने किए हैं जो रेलेवेंट हैं वो मेंशन करेंगे। फिर एजुकेशन आ जाती है, सर्टिफिकेशंस एंड ट्रेनिंग्स आ जाती हैं, स्किल्स आ जाती हैं। अब इनका जो सीक्वेंस है वो ऊपर नीचे हो सकता है। क्यों हो सकता है, कि आपने किस पॉइंट ऑफ व्यू से इसको यूज करना है। ठीक है, अगर तो आप फ्रेशर हैं या आपका एक्सपीरियंस कम है तो फिर आप अपनी एजुकेशन को आप अपने प्रोजेक्ट्स को अगर आपने कुछ किए हुए आप उनको हाईलाइट करेंगे, सर्टिफिकेशंस को या ट्रेनिंग्स को हाईलाइट करेंगे। लेकिन अगर आपका एक्सपीरियंस ज्यादा है, आपके पास डिग्री वही है, मास्टर्स की डिग्री है या आपके पास बैचलर है, तो फिर आपने क्या करना है, फिर अपने एक्सपीरियंस को ज्यादा हाईलाइट करना है, अपने प्रोजेक्ट्स को ज्यादा हाईलाइट यानी उनको शुरू में ले आएंगे, और एजुकेशन और बाकी जो ट्रेनिंग सर्टिफिकेशंस या चीजें हैं उनको आप एंड में ले जाएंगे। ठीक है, बिकॉज हमने क्या करना है, जो हमारे पास वो एक्सपर्टी या वो चीज है जिसको कैश कराना है हमने, हम उसको यूटिलाइज करेंगे। ठीक, अगर डिग्री है तो डिग्री को पहले लिखेंगे, अगर एक्सपीरियंस आ गया है तो फिर एक्सपीरियंस को हम पहले लिखेंगे। ठीक है, अब ये जैसे जैसे हम सारे पार्ट्स को देखेंगे, आप साथ साथ आपको इस चीज का आइडिया भी होता जाएगा। अच्छा, कॉन्टेक्ट डिटेल्स में क्या क्या होना चाहिए। अच्छा, अभी देख लूँ चैट में क्या है। जी बेटे, मैं अभी बता देती हूँ आपको। ठीक है, ये डिस्कस करेंगे हम। अच्छा देखिए, कांटेक्ट डिटेल में आपका नेम होना चाहिए, आपका फोन नंबर होना चाहिए, आपका प्रोफेशनल ईमेल होना चाहिए, लिंक्डइन का यूआरएल होना चाहिए। इसके अलावा अगर आपका पोर्टफोलियो है, पोर्टफोलियो का लिंक यहाँ होना चाहिए। और अगर आप फॉर एग्जांपल गिटहब के ऊपर आपके पड़े हुए हैं प्रोजेक्ट्स हैं, आपने वहाँ डिप्लॉय किए हुए हैं, तो वो उसका लिंक होना चाहिए यहाँ पे, ताकि आपका जो एक प्रोफेशनल जो चीज आपको दिखाना है वो उसमें कम से कम आपको नजर आ जाए। ठीक है, हुसैन आपका, आपको जल्दी है कोई मुझे बता दें। 1 आवर का तो होना ही है, मे बी 5-10 मिनट ऊपर चले जाएंगे। अच्छा, फोन नंबर होना चाहिए आपका, अगर तो आप पाकिस्तान में ही अप्लाई कर रहे हो तो नो इशू, अदरवाइज अगर आपने रिमोटली जॉब्स के लिए अप्लाई कर रहे हो, बाहर अप्लाई कर रहे हो, तो फिर कंट्री कोड इज अ मस्ट। ठीक है, वो लाजमी होना चाहिए, ताकि अगर उन्होंने आपसे कांटेक्ट करना है तो कंट्री कोड साथ आपका लिखा हुआ है। फिर मैंने एक चीज लिखी हुई है यहाँ पे, प्रोफेशनल ईमेल। अनप्रोफेशनल ईमेल्स भी होती हैं, चैट में बताएं। अच्छा, अनप्रोफेशनल की एग्जाम्पल है कोई।
यूज में ना हो वो तो फायदा ही कोई नहीं ना। साइलेंट रहमान, हाँ जी बिल्कुल। इट्स मोशन के, ये ठीक है, कोई ऐसा इशू नहीं है। गामा सारे, अच्छा। मिक्स नेम हो, हम्म। नहीं, इट्स सुरैया भी चले, ठीक है, नाम है उसका। हाँ, गेमिंग शाइनर्स, शाइनर्स, शाइनिंग स्टार, पापा की प्रिंसेस, पिंडी बॉयज, बारबी डॉल, हाँ जी बिल्कुल, ये सारे हैं अनप्रोफेशनल। आप फॉर एग्जांपल किसी जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं, आपका अपना नाम हो या नाम के साथ कोई नंबर्स आ जाएं, वो इशू नहीं होता, क्योंकि वो जाहिर है बहुत सारे लोगों का नाम होता है। तो वो इशू नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि आपको डिफरेंशिएट करने के लिए नंबर चाहिए होते हैं। आपका नाम और आपकी निश या जो रोल होता है, वो अगर हो तो दैट इज द बेस्ट थिंग, ठीक है, ताकि ईमेल से ही आइडिया हो जाए कि किसी को पता है कि ये यूज होना है प्रोफेशनली, तो वो आ जाएगा, ठीक है। हाँ, रिमांड के तो जब आप प्रोफेशनली काम करना चाहते हैं ना, तो आपकी ईमेल भी प्रोफेशनल होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद आपका जो यूआरएल होता है लिंक्डइन का, वो आपने यहाँ मेंशन करना होता है। अच्छा, मैं ये हमेशा करती हूँ कि मैं उसको पूरा का पूरा जो है ना लिंक्डइन का यूआरएल, वो मैं नहीं मेंशन करती। हम एडिट में जाके ना, यूआरएल एडिट पे जाके वहां पर आप उसको शॉर्टन कर सकते हैं, ठीक है। तो आई राइट दैट एज लिंक्डइन ओनली, ठीक है, और वो क्योंकि हाइपर लिंक है, तो उसके ऊपर जब भी वो आएगा, कर्सर आएगा, तो वो शो कर देगा, एड्रेस भी शो कर देगा, अदरवाइज वो उसको क्लिक करें अगर, तो वो तब भी क्लिक हो जाएगा और वो ओपन हो जाएगा। हाँ जी, निशा पोमी भी है आजकल। चले नेक्स्ट पे आ जाए अब। तो आई होप कि ये क्लियर हो गया सबको, जो हमने डिस्कस किया है कि कांटेक्ट डिटेल्स में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए और उनको हमने प्रोफेशनल कैसे करना है, ठीक है। क्लियर, ऑल डन। थम्स अप दे दिया करें, तो टाइम बच जाता है, ठीक है। अच्छा जी, चलें जी, नेक्स्ट नेक्स्ट हम चलते हैं जी, कांटेक्ट डिटेल्स हमने देख ली। नेक्स्ट आ जाता है ऑब्जेक्टिव स्टेटमेंट, ठीक है। ऑब्जेक्टिव स्टेटमेंट या जो समरी सेक्शन है, ठीक है, हम उसकी बात करेंगे। बेटे वो साथ साथ डिस्कस करेंगे, वो आपसे क्वेश्चन लूंगी ना, आप तभी पूछ लीजिएगा। अच्छा, ऑब्जेक्टिव, क्योंकि हम आज का जो सेशन था, मेरे माइंड में ये था कि दिस इज फॉर पीपल हु आर जस्ट स्टार्टिंग आउट, जो ऑलरेडी अभी कुछ कोर्सेज कर रहे हैं, सीख रहे हैं, दे डोंट हैव अ लॉट ऑफ एक्सपीरियंस, तो वहां पर उनकी उनका जो रिज्यूमे या सीवी है, उसके अंदर ऑब्जेक्टिव स्टेटमेंट होगी। तो एक्चुअली ये आपका एक करियर ऑब्जेक्टिव होता है, एक स्टेटमेंट होती है, 2 to 3 सेंटेंसेस होते हैं, और इसमें आप अपनी रेलेवेंट जो स्किल्स हैं, आपकी एक्सपर्टीज हैं, और जो गोल्स हैं, आप वो लिख रहे होते हैं। अच्छा, इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट ये होता है कि आपने कंपनी की भी बटरिंग करनी होती है, ठीक है। फॉर एग्जांपल, आपने कंपनी ने लिखा हुआ है कि हमारा ये विजन और फोकस है, तो आप उसी को मिरर कर रहे होते हो अपनी ऑब्जेक्टिव स्टेटमेंट में, या आपकी जो प्रोफेशनल समरी होती है कि क्योंकि आपके अंदर ये चीजें हैं, तो इसलिए आप जो है वो इस जॉब पे अप्लाई कर रहे हैं, या आप क्यों अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। ज्यादातर जो पुराने सीवीज होते थे, उनके अंदर ये लिखा होता था, टू ऑब्टेन अ जॉब इन दिस दिस दिस, ठीक है। सो दैट वाज टोटली समथिंग कि जिसका कोई इम्पैक्ट नहीं आ रहा होता था। यहाँ पर आपको ना एक एग्जांपल नजर आ रही होगी कि एक ऑब्जेक्टिव स्टेटमेंट कैसी होनी चाहिए। आप एक मिनट देखें, क्योंकि मैं जरा इसको ना करूँ, अपने चार्जर लगाऊं लैपटॉप का, ठीक है। आप जरा इसको रीड कर लें एक बार। चलें जी, हो गया रीड, उसको देख लिया आपने कि क्या लिखा हुआ है इसमें। ये एक मेडिकल ग्रेजुएट के लिए है, ठीक है। मेडिकल ग्रेजुएट कौन होते हैं? डॉक्टर्स होते हैं, ठीक है। उन्होंने कहा जी, मैं बड़ा डेडिकेटेड हूँ, कंपैशनेट हूँ, क्योंकि ये दोनों चीजें बड़ी जरूरी हैं टू बी अ डॉक्टर, ठीक है ना। चलें, इसको बाद में हम देखेंगे, ठीक है। अच्छा, अब देखिए, ये थोड़ा लंबा आपको लग रहा होगा, क्योंकि कैपिटल लेटर यूज हुए हैं।
3 to 4 फ्रेजेस से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। पोजेसिव प्रोनाउंस यूज़ नहीं होने चाहिए इसमें, जो मैं खुद प्रेफर करती हूँ कि आप इसमें आई और इस किस्म के या माय या ये वाली चीज़ें आप यूज़ नहीं कर रहे होते। ठीक है, आपने सिंपली ये बताना होता है कि मेरे पास ये एक्सपर्टीज इस वक्त है, ये इस चीज़ का एक्सपीरियंस है और मैं इसको इस तरह से आगे यूटिलाइज करना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो ये हो गई ऑब्जेक्टिव स्टेटमेंट। लेकिन अगर आप समरी के ऊपर आएंगे तो समरी में फिर आप क्या लिखेंगे? आप इसके अंदर ना अपने अचीवमेंट्स लिखेंगे। फॉर एग्जांपल, अगर आप कोई सॉफ्टवेयर डेवलपर हैं, ठीक है, तो आप वहां पर क्या मेंशन करेंगे कि ऑलरेडी आपने कंट्रीब्यूटेड टू जो भी आपने कोई फॉर एग्जांपल एप्स बनाई हैं या आपने कोई सॉफ्टवेयर्स बनाए हैं जिन्होंने ये चीज़ें अचीव की हैं, इतने यूज़र्स को आपने हेल्प आउट किया है, या आपने उसका जो डाउन टाउन टाइम है वो उसको इतना कम कर दिया, या उसकी जो क्रेडिबिलिटी है उसको बढ़ा दिया, यानी कोई भी इस किस्म की चीज़ जो कि आपने अचीव की है अपने एक्सपीरियंस के अंदर, जनरलाइज्ड अकॉर्डिंग टू दैट जॉब, आपने वो मेंशन करनी होती है वहां पे, ताकि आप उसको उस पॉइंट को जाके फोकस कर सकें जिस पॉइंट के लिए या जिस स्पेसिफिक प्रॉब्लम के लिए कंपनी को वो बंदा हायर करना है। ठीक है ना? फॉर एग्जांपल, अगर कोई बंदा उनको चाहिए जो कि क्वालिटी चेक कर रहा हो, क्वालिटी चेकिंग के लिए उनको चाहिए क्यूए जिसको कहते हैं आप, तो आपने अपना जो समरी है आपने उसी पॉइंट ऑफ व्यू से लिखनी है, ताकि आप ये बता रहे हो कि आपने कितना काम किया है इस वाली फील्ड में और आपने ये अचीवमेंट्स की हैं उस फील्ड में। ठीक है, तो आपने अलाइन करना होता है अपनी ऑब्जेक्टिव को या समरी को उस जॉब एड के साथ। ठीक, आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है उस जॉब एड को स्टडी करना जिस जॉब पे आप अप्लाई कर रहे हैं। एक और गलती लोग क्या करते हैं, एक सीवी या रेज्यूमे बना लिया और जितनी भी जॉब्स हैं सारों पे अप्लाई करने के लिए वही यूज कर रहे होते हैं। ये आपने नहीं करना होता। इतनी कंपेटिटिव हो चुकी है दुनिया के, अगर आप एक ही, फॉर एग्जांपल, आपने एज अ सॉफ्टवेयर डेवलपर आपने कुछ टेक्नोलॉजीज और टूल्स में काम किया हुआ है, फॉर एग्जांपल ABCD है, ठीक है, और आपके उस ऑब्वियसली जब आप काम कर रहे होते हो तो आप ABCD तक महदूद नहीं रहते हो, आप FGH भी कर रहे होते हो, कभी ज्यादा कर रहे हो कभी कम कर रहे हो, आगे LMNOP भी कर रहे हो, लेकिन आपने उनको मेंशन नहीं किया हुआ अपने रिज्यूमे के अंदर। हाँ, जब आप देखते हो आप किसी ऐसी जॉब पे अप्लाई कर रहे हो जिसमें उन वाली टेक्नोलॉजीज की जरूरत है और मे बी इनका हिंट कम है, तो फिर आप क्या करोगे, आप उस चीज को ज्यादा हाईलाइट करोगे जो कि उस जॉब में एक्चुअली जरूरत है। ठीक है, ताकि आप कंपैटिबल हो जाओ इस चीज के लिए कि जिसके लिए आप अप्लाई कर रहे हो। अदरवाइज आपने वही 3-4 चीजें ही अपने उसमें मेंशन की हुई हैं जिनमें आपने ज्यादा काम किया हुआ है और आपने उन चीजों को कैटर ही नहीं किया जो इस कंपनी को चाहिए, तो मे बी आपको वो बुलाएं ही ना, क्योंकि आप उनके ख्याल में आप कंपैटिबल ही नहीं होंगे। ठीक है, क्वेश्चंस आप बिल्कुल ऐड करते जाएं, हम इनको एंड में देख लेंगे। ठीक है, अच्छा, समरी की हमने बात कर ली कि समरी में आपने क्या करना है, आपने अपनी अचीवमेंट्स को लिखना है कि आपने ऑलरेडी क्या क्या अचीव कर लिया है और आप क्या क्या कर सकते हो, और इसको भी मिरर करना चाहिए उस जॉब एड को जिसको देख के आप अप्लाई कर रहे हो। ठीक है, अच्छा, इसके बाद हम आ जाते हैं जी प्रोफेशनल एक्सपीरियंस पे। सबसे इम्पोर्टेंट जो पार्ट है आपके रिज्यूमे का वो है आपका प्रोफेशनल एक्सपीरियंस। अच्छा, इसमें क्यों इम्पोर्टेंट ये है कि आमतौर पर जिन लोगों को 2 या 2 से ज़्यादा साल का जिनका एक्सपीरियंस हो जाता है, उन्होंने इसी चीज़ को हाईलाइट करना है कि मैंने ऑलरेडी जो जो चीज़ आपको चाहिए, जो काम आपने करना है, वो ऑलरेडी मैंने किया हुआ है। फॉर एग्जाम्पल, सर उमर ने किसी बंदे को बुलाना था टू गिव दिस सेशन अबाउट रिज्यूमे। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल अगर उसके लिए वो लोगों को कहते हैं कि जी आप अपना CV भेज दें मुझे या रिज्यूमे भेज दें ताकि हम देख लें, तो वो बंदा जिसने ऑलरेडी ये बताया हुआ है कि जी मैंने कोई 10 किस्म की वर्कशॉप्स कराई हुई हैं या मैंने कोई 20 सेशंस कराए हुए हैं ऑलरेडी रिज्यूमे राइटिंग पे, और मैंने इन इन लोगों के साथ ऑलरेडी काम किया है और मैंने 500 स्टूडेंट्स को जो है वो ट्रेन कर दिया रिज्यूमे राइटिंग में, तो उसमें और एक बंदा जो उनको कह रहा है कि जी हाँ जी मैंने किया हुआ है, मैंने ये भी किया है, मैंने ये भी पढ़ा है, मैंने वो भी पढ़ा है, लेकिन उसका कोई प्रूफ उनके CV के ऊपर या उनके रिज्यूमे के ऊपर नहीं है, तो वो किसको प्रेफर करेंगे? ऑब्वियसली उसको प्रेफर करेंगे जिसका रेलेवेंट एक्सपीरियंस है इन दिस सेम थिंग, जिनका रिज्यूमे की वर्कशॉप्स में या ट्रेनिंग्स में एक्सपीरियंस होगा। ठीक है, तो आपने भी ये करना है कि आपने अपनी रिज्यूमे के अंदर उन चीज़ों को हाईलाइट करना है जो कि उस जॉब से रेलेवेंट है। ठीक है, आमतौर पर हम ये कर रहे होते हैं कि जो जॉब एड के अंदर रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं
अगर रिलेट कर रही हैं मेरे साथ, मैंने वो काम किया है, तो मैं उसको चेंज कर दूंगा या चेंज कर दूंगी किसमें, इनटू अकम्पलिशमेंट। अकम्पलिशमेंट क्या होता है? इनटू समथिंग दैट आई हैव अचीव्ड। ठीक है, जो मैंने अचीव किया। ज्यादा लोग गलती ये करते हैं कि एक्सपीरियंस के अंदर वो सारा का सारा उठाकर लिख देते हैं जो उनकी जेडी होती है। अगर उनकी कंपनी ने उनको कोई 12-15 पॉइंट्स दिए हुए हैं जेडी में, तो वो सारे के सारे उठा के यहाँ लिख देंगे। ठीक, तो उसका क्या फायदा है? उसका कोई फायदा नहीं है। देखिए, रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस, रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट, इसका मतलब है आप रिस्पॉन्सिबल थे, लेकिन आपने डिफरेंस क्या प्रोड्यूस किया? दिस इज व्हाट यू आर गोइंग टू डू। आपने यहाँ क्या करना है? आपने स्ट्रॉन्ग एक्शन वर्ड्स यूज करने हैं यहाँ पर। ठीक है, स्ट्रॉन्ग एक्शन वर्ड्स मीन्स कि आपने ऐसे वर्ड्स यूज करने हैं जो ये बता रहे हैं दैट यू हैव डन समथिंग, आपने कुछ अचीव किया है। ठीक है, अब फॉर एग्जाम्पल अगर आप यहाँ पर देखें तो हम इसको मेंशन किस तरह से करेंगे। एक तो ये बात कि अब जो रिज्यूमेज यूज होते हैं, सीवीज वगैरह जो भी आप लिख रहे होते हैं ना, उसको आप रिवर्स क्रोनोलॉजी में लेके जा रहे होते हो। मीन्स के जो आपका लेटेस्ट एक्सपीरियंस है, आपकी जो लेटेस्ट डिग्री है, वो टॉप पे आ रही होती है। ठीक है, तो आपका जो लेटेस्ट एक्सपीरियंस है वो सबसे ऊपर आ गया। आपने सबसे पहले जॉब टाइटल लिख दिया। जॉब टाइटल क्या है आपका? फॉर एग्जाम्पल सॉफ्टवेयर डेवलपर है। फिर आगे आ गया कंपनी नेम। ठीक है, कंपनी नेम के आगे आ गई जो अगर तो आपकी ऑन साइट जॉब है तो आप वो मेंशन कर देते हो कि सॉरी, अगर रिमोट जॉब है तो आप लिख दोगे रिमोट। ठीक है, अगर आपकी ऑन साइट है तो आप वहां पर एड्रेस, एड्रेस इन द सेंस कि सिटी एंड स्टेट या कंट्री मेंशन करते हो। फिर उसके बाद आप ये मेंशन करते हो स्टार्ट डेट टू एंड डेट। ठीक है, आप पूरी नहीं लिखते कि 1 जनवरी 2015 में मैंने शुरू किया था और 30 दिसंबर 2018 में खत्म हो गया था। आप क्या मेंशन कर रहे होते हो? मंथ एंड ईयर। ठीक है, अगर आपकी ये जॉब कंटिन्यूड है तो स्टार्ट डेट के बाद डैश डाल के आप प्रेजेंट लिखते हो। ठीक है, और अगर नहीं करोगे, अगर आपकी वो खत्म हो चुकी है, तो आपका जो एंड मंथ एंड ईयर है वो यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपने क्या करना है? आपने बुलेट्स के अंदर लिखने हैं अपनी अकम्पलिशमेंट्स, जिनकी हम बात कर रहे थे ना कि स्ट्रॉन्ग एक्शन वर्ड्स हैं जो एक्चुअली आपकी अचीवमेंट है उस जॉब के अंदर, वो आपने लिखनी होती है। ठीक, फॉर एग्जाम्पल यहाँ आपको एक एग्जाम्पल नजर आ रही होगी कि डेवलप्ड अ मोबाइल ऐप फॉर कैंपस नेविगेशन, और उसमें ये टेक्नोलॉजीज यूज की और उसका फायदा क्या हुआ। इसको हम कहते हैं स्टार मेथड। ठीक है, अब एक्चुअली इसमें क्या होता है कि आपकी जो वहां पे रोल क्या है, आपने किया क्या, ठीक है, और उसका इम्पैक्ट क्या आया। जितने ज्यादा नंबर्स हैं आपके इन एक्सपीरियंसेस के अंदर, उतना ही ज्यादा आपको एज मिलता है। आमतौर पे जब आप चेक करने लगते हो ना एटीए स्कोर, तो वो जो अवेलेबल टूल्स हैं, जो फ्री अवेलेबल टूल्स हैं, वो ये कह रहे होते हैं कि आपके इसमें जो है वो स्टैट्स नहीं है, क्वांटिफाइबल मीट्रिक्स नहीं है इसके अंदर। तो आपने क्वांटिफाइबल मीट्रिक्स ऐड करने हैं अगर तो पॉसिबल है। नहीं पॉसिबल तो जबरदस्ती थोड़ी करनी है। फॉर एग्जाम्पल, आप एक डिजिटल मार्केटर हो और आपने कोई कैंपेन चलाई है, आपने ये चीजें यूज की, और आप ये लिखते हो कि पहले 6 महीने में जो एंगेजमेंट थी वो मैंने 10% बढ़ा दी, फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, या जो फैन बेस थी वो इतने परसेंट बढ़ गई, या इतने लोगों तक इतने इम्प्रेशंस आ गए, इतने मिलियन में इम्प्रेशंस आ गए। ठीक है, सो दिस इज समथिंग दैट यू हैव अचीव्ड, और वहां आप नंबर यूज कर सकते हो। लेकिन अगर कोई ऐसी चीज है जहां पर आप नंबर नहीं ऐड कर सकते हो, तो तब भी कोशिश ये करें कि लिखनी आपने अकम्पलिशमेंट्स ही है, वहां पे अचीवमेंट ही लिखनी है आपने, लेकिन आपने उसको उस तरह से नंबर के अंदर नहीं डाल सकते। जाहिर है, आप नहीं उसमें कर सकते हो। कोशिश करनी चाहिए कि नंबर्स आ जाए, नहीं भी आती तो तब भी उसको अकम्पलिशमेंट की फॉर्म में जरूर लिखना है। अच्छा, अब बड़ी इंपॉर्टेंट बात यह है कि एक जॉब के नीचे आपने कितनी अकम्पलिशमेंट्स लिखनी है। ठीक है, फॉर मी 5 आर मोर देन इनफ। ठीक है, 3 से लेकर 6 तक आप कर सकते हो। ठीक है, अगर तो आपने बहुत कुछ, जो जॉब एड के अंदर ऐसी चीजें थी, बहुत सारा रेलेवेंट आपके पास आपने काम किया हुआ है, तो फिर तो आप 6 तक चले जाओ। ठीक है, अब अगर आपने इस चीज को आपने थोड़ा काम किया है, बहुत ज्यादा रेलेवेंट नहीं है, और वो काम उस जॉब से रेलेवेंट आ नहीं रहा, फिर भी आपने उसको थोड़ा सा अलाइन करके उस जॉब के साथ जो कि
आपने ऑलरेडी किया हुआ है, जो उस जॉब से रेलेवेंट है, वो आपने वहाँ पे मेंशन करना है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। ज़्यादा लोग यहाँ पर मार खा जाते हैं, इसको सही तरीके से नहीं लिख पाते। एग्जाम्पल जो आपके सामने लिखी हुई है, अगर आप उसको एक दो दफ़ा रीडिंग इसको दे लेंगे तो आपको इस चीज़ की थोड़ी समझ आ जाएगी। ठीक है, अब मुझे बताएं कि एक्सपीरियंस, अच्छा ये तो हो गया ना, जो फॉर एग्जांपल आपका टॉप मोस्ट एक्सपीरियंस था। उसके बाद वाला जो एक्सपीरियंस, इससे पहले मतलब जो आपका एक्सपीरियंस होगा, आप उसी तरह से टाइटल लिखोगे, कंपनी नेम लिखोगे, स्टार्ट टू एंड डेट लिखोगे, और फिर उसके बाद आप दोबारा से वो जो अकम्पलिशमेंट्स हैं उनको बुलेट्स में लिखोगे, और कोशिश ये करें कि उनको अलाइन कर लें इस जॉब के साथ। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपने आप स्कूल में एज अ हेड काम कर रहे थे कहीं पे, ठीक है, फिर बाद में आपने अपनी फील्ड चेंज की, आपने एमपीए कर लिया, आप जो है वो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की तरफ आ गए। आपने आपने करनी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट है। ठीक है, आपका एक्सपीरियंस क्या है? स्कूल के स्टाफ को हैंडल करने का एक्सपीरियंस तो है, टीम का आपको टीम बिल्डिंग का एक्सपीरियंस भी है, आपको इंटरेक्शन का भी है, आपको कम्युनिकेशन का भी है, आपको डेडलाइंस पूरी करने का भी है। तो लिखना आपने उसी के बारे में है कि जो आपने स्कूल में काम किया है, लेकिन आपने उसको अलाइन कर लेना है विद द प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। ठीक है, वर्डिंग इस तरह की आनी चाहिए कि वो थोड़ा सा जो है वो टिल्ट हो जाए प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की तरफ, वो अचीवमेंट, बजाय इसके कि वो सोलली जो है वो जो एक स्कूल मैनेजमेंट के ऊपर रहे। ठीक है, आई होप कि इसको मैंने काफी ज्यादा एक्सप्लेन कर दिया कि आपने इसको किस तरह लेके चलना है। अच्छा, फिर इम्पोर्टेंट बात क्या है, किसी ने सवाल भी पूछा था कि अगर मैंने बहुत सारे काम किए हुए हैं, मैंने पहले एग्जांपल आपको दी थी कि आपने अगर बहुत सारे काम किए हैं और वो काम रिलेट नहीं कर रहे इस जॉब के साथ, टोटली डिफरेंट है, तो फिर हमने क्या करना है? हमने सिर्फ उन्हीं चीजों को मेंशन करना है जो कि रेलेवेंट हैं, जो रेलेवेंट नहीं है उनको हमने मेंशन नहीं करना। ठीक है, ये बात माइंड में रख लें। अब अगर आप एज अ सॉफ्टवेयर डेवलपर कहीं अप्लाई कर रहे हो और आपने कुछ 6 महीने एक स्कूल में पढ़ाया, 6 महीने दूसरे स्कूल में पढ़ाया, तो आप उसको मेंशन नहीं करोगे, बिकॉज दैट इज गोइंग टू ऐड नेगेटिव इम्पैक्ट। ठीक है, नेक्स्ट देखें। अच्छा, अगर आपको कोई रिसर्च एक्सपीरियंस, ये मैं इस पॉइंट ऑफ व्यू से लिख बता रही हूँ आपको कि अगर आपने सीवी के लिए देखना है, ठीक है, एकेडमिक पोजीशंस के लिए देखना है, या वैसे भी अगर आपने कोई फ्रेश, आपने अभी अपने ग्रेजुएशन की है और आप किसी जॉब के लिए अप्लाई भी करना चाह रहे हो, आपके पास ज़्यादा मटेरियल नहीं है, लेकिन आपके यूनिवर्सिटी में कोई इस तरह का कंपटीशन था, फॉर एग्जांपल कोई हैकाथॉन था, या इस तरह की चीज़ें थी, तो फिर आप क्या करते हो, आप उनको मेंशन करोगे यहाँ पे। ठीक है, रिसर्च वर्क है, प्रोजेक्ट वर्क है, या कोई भी करिकुलर एक्टिविटीज़ हैं, वो आप मेंशन कर लोगे यहाँ पे। और उसी तरह से आपने टाइटल लिखा, आपने ऑर्गेनाइजेशन का नाम लिखा, स्टार्ट टू एंड अगर डेट्स हैं तो लिखते हैं, अदरवाइज ओनली ईयर मेंशन करना भी काफ़ी हो जाता है। ठीक है, और वहाँ आपने क्या लिखना है कि आपने किया क्या, एक्चुअली क्या किया, आपने टीम को लीड किया था। फॉर एग्जांपल जो प्रोजेक्ट्स चल रहे होते हैं, जो प्रोजेक्ट चल रहे होते हैं ना, उनमें आप ज़ाहिर एज अ टीम काम कर रहे होते हो। ठीक है, तो अगर वो आप प्रोजेक्ट भी मेंशन कर रहे होते हो तो पता चल रहा होता है कि आपको कम्युनिकेशन भी आती है, आप टीम के इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन भी है आपकी, आप एक टीम के साथ मिलके भी काम कर सकते हो। ठीक है, प्रेजेंट कर सकते हो चीज़ों को, तो ये चीज़ें जो है वो आपके आपके लिए अच्छी होती हैं। और वो बच्चे जो कह रहे हैं कि उनके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है, फ्रेश ग्रेजुएट है, तो उन्होंने क्या करना है? देखिए, जब आप यूनिवर्सिटी के अंदर होते हैं ना, तो आपके बहुत सारी एक्टिविटीज़ हो रही होती हैं वहाँ पे। सिर्फ एक्टिविटीज़ नहीं हो रही होती हैं, वहाँ बहुत सारी कंपटीशन चल रहे होते हैं, बहुत सारे इस तरह की चीज़ें चल रही होती है। जैसे मैं, मुझे बहुत सारे लोग बुलाते हैं, फॉर एग्जांपल उनका जो कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट है, जिसको बच्चे ही लेके चल रहे होते हैं, और वो कह रहे होते हैं कि मैम हमने लिंक्डइन की एक करवानी है, वर्कशॉप करानी है, वेबिनार कराना है, या हमने रिज्यूमे के ऊपर सेशन कराना है, सीवी के ऊपर सेशन कराना है, तो आप आ जाएं। वो हमसे कम्युनिकेट करते हैं, टाइम फिक्स करते हैं, चीज़ों को मैनेज करते हैं, और फिर हमें वो बुला रहे होते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो है वो क्या आपकी सीवी के लिए बहुत अच्छी होती हैं। आप इन सारी चीज़ों को सीवी के अंदर मेंशन कर सकते हैं, ठीक, जितनी भी आपकी एक्टिविटीज़ हैं वहाँ पे। फिर उसके बाद आपके सीवी में और अगर कुछ नहीं भी है,
तो आपके सीवी के अंदर जो है वो इंटर्नशिप आ सकती हैं। ठीक है, आपने ग्रेजुएट कर लिया आप, या सॉरी आप आखिरी सेमेस्टर में हो, किसी जगह पे कोई कंपनी ज्वाइन करें, जो रेलेवेंट लोग हैं, वो तो नेटवर्किंग से आपको ज़ाहिर है आप इस किस्म की अपॉर्चुनिटीज़ का पता चलता है। तो आप एक जब किसी कंपनी में जॉब स्टार्ट करोगे, चाहे आप अनपेड कर रहे हो या कुछ भी कर रहे हो, ठीक है, आपके पास कम से कम कुछ ना कुछ मटेरियल तो होता है अपने सीवी के अंदर लिखने के लिए। आप अगर इंटर्नशिप नहीं करते, फॉर एग्जांपल आपके पास, आपने ग्रेजुएशन कर ली, आपके पास सिर्फ डिग्री है, आप क्या लिखोगे? आप कुछ नहीं लिख सकते। आपने किसी एक्टिविटी में हिस्सा नहीं लिया यूनिवर्सिटी लाइफ में, किसी किस्म की जो चीज़ें हो रही थी, कोई प्रोजेक्ट्स हो रहे थे या कुछ ऐसा हो रहा था, या रिसर्च हो रही थी, या आपने जो फाइनल ईयर प्रोजेक्ट होता है, किसी किस्म की किसी चीज़ में आपने कोई ज़्यादा हिस्सा नहीं लिया, तो आपके पास कुछ नहीं है। तो दो लोग ग्रेजुएशन करके निकले, एक बंदा वो है जिसने कोई एक्टिविटी में हिस्सा नहीं लिया, उसके पास सिर्फ डिग्री है, दूसरा बंदा वो है जिसने सारी एक्टिविटीज़ में भी हिस्सा लिया, जो वॉलंटरी होते हैं, कमेटीज़ होती हैं, टीम्स होती हैं, उनके साथ डिफरेंट, फॉर एग्जांपल कहीं कैंप ही जाके लगा लिया उन्होंने, कोई ऐसा कुछ हो गया, तो वो एक्सपीरियंस है आपके पास, आप उसको मेंशन कर सकते हैं। आपने कहीं इंटर्नशिप कर लिया, आप वो मेंशन कर लेते हैं। तो देर इज अ बिग डिफरेंस बिटवीन द टू सीवीज। एक वो जिसके पास कुछ कोई एक्सपीरियंस नहीं है कि वो लोगों से बातचीत कर सकता है, कम्युनिकेट कर सकता है, टीम में काम कर सकता है। दूसरा वो है जिसने बहुत सारी एक्टिविटीज में हिस्सा लिया हुआ, इंटर्नशिप्स की हुई है। तो उसी को हायर करेगी कंपनी जिसने को लोगों के साथ काम किया हुआ। ठीक है, प्रोजेक्ट्स भी आप मेंशन कर सकते हैं। अब तो देखें, बहुत सारी सर्टिफिकेशंस ऐसी हैं जो कि आपकी यूनिवर्सिटी आपको बता रही होती है कि ये सर्टिफिकेशंस हैं, ये आप कर लें, ये ट्रेनिंग हो रही है, ये आप कर लें, तो वो सारी चीज़ें भी आप उसमें मेंशन कर सकते हैं। अच्छा, ये सवाल मैं बाद में लिखूंगी क्योंकि ये रेलेवेंट नहीं है। ठीक है। अच्छा, तो ये हमने देख लिया कि कोई रिसर्च का या किसी और तरह का कोई वॉलंटियर एक्सपीरियंस है आपका, वो आपने मेंशन किया, तो वो भी आपकी सीवी की डेप्थ को बढ़ा देगा। ठीक है। अच्छा, हमने डिग्रीज को, एजुकेशन को कैसे मेंशन करना होता है। अभी जो मैंने आपको पहले सीवी दिखाई उसमें आपने देखा होगा कि उन्होंने मैट्रिक से स्टार्ट करके अपना एसीसीए तक का सारा जो है वो मेंशन कर दिया था उसके अंदर। आपने क्या करना है, आप ये करते हैं कि आपने ना मैट्रिक लिखना होता है, ना आपने अपना एफए एफएससी लिखना होता है। ठीक, आप क्या कर रहे होते हो, आपकी जो हाईएस्ट डिग्री है आप वो मेंशन करते हो। इसी तरह से डिग्री नेम, यूनिवर्सिटी नेम, जो प्लेस है अगर वहां से किया है, स्टार्ट टू एंड डेट लिख सकते हैं। मास्टर्स किया है वो लिख लें, पीएचडी किया है वो लिखें, एमफिल किया है वो लिखें, बैचलर्स यानी आपकी लास्ट डिग्री होती है जो आपने मेंशन करनी होती है, उससे नीचे आपने नहीं लिखना होता। आपने एफएससी नहीं लिखनी, एफए नहीं लिखना, आपने मैट्रिक नहीं लिखना। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा आपकी जो दूसरी चीज़ आ जाती है, वो आ जाती है आपकी सर्टिफिकेशंस या आपकी जो ट्रेनिंग्स वगैरह हो सकती हैं। ठीक है, उसमें भी आपने उसी तरह से सर्टिफिकेट का नेम लिखना होता है, जिस ऑर्गेनाइजेशन ने इशू किया है आपको या जिसने वो ट्रेनिंग कराई है, आप उसका नाम लिखते हो, और आप ईयर और मैन एंड मंथ लिख देते हो जहाँ से आपने वो किया है। ठीक। जो कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट्स हैं, आईटी वगैरह के स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए तो यूनिवर्सिटीज़ खुद भी बहुत सारे आपको बता रही होती हैं कि ये चीज़ें हैं, ये आप कर लें। ठीक है। तो वो आपको लाजमन करने चाहिए। ठीक है, गूगल बहुत सारे फ्री सर्टिफिकेशंस कराता है, वो आपको करने चाहिए। जितनी सर्टिफिकेशंस, ट्रेनिंग्स आपके सीवी में, रिज्यूमे में ऐड होती हैं, उसकी डेप्थ उतनी ही बढ़ती है। ठीक है, उतना ही ज़्यादा ट्रस्ट वर्दी आपका सीवी या रिज्यूमे हो जाता है। बेटे, मैं आपको एटीएस का बता रही हूँ, लेकिन अगर आप सीवी भी लिखोगे ना तो आपने एटीएस को ही माइंड में रख के करना है, फॉर्मेट आपने इसी तरह का करना है। ठीक है। एक्सपीरियंस का बताया ना मैंने बेटे आपको, एक तो वॉलंटियर एक्सपीरियंस लाजमी लिखें। ठीक है, फॉर एग्जांपल दो तीन चीज़ें हैं जिसमें आपने यूनिवर्सिटी लाइफ में वॉलंटियर किया हुआ था। ठीक, वो में चीज़ें मेंशन कर लें। फिर उसके बाद इंटर्नशिप ज़रूर करें। मैं कहती हूँ लास्ट जो आपके 2 सेमेस्टर होते हैं ना, वो उसमें आप बिल्कुल इजी हो नहीं सकते। ठीक है बेटे, रेफरेंस ढूंढें, नहीं मिलता तो काबिलियत पैदा कर लें, काबिलियत से मिल जाती है। ये बातें ही हैं कि आपको सिर्फ रेफरेंस से मिलती है। ठीक है
मिल जाती हैं बेटे, मैंने देखा है, जिन्होंने काम करना है उनको मिल जाता है, जिन्होंने नहीं करना उनको हम कुछ नहीं कह सकते। घर पे बैठ के तो कुछ नहीं मिलते बेटे, हाथ पे हाथ रख के कुछ नहीं मिलेगा, मोबाइल पे रील स्क्रॉल करने से कुछ नहीं मिलेगा, जब तक कि खुद कोशिश नहीं करेंगे। ठीक है। अच्छा, इसी तरह से अगर आप सीवी लिख रहे हो फॉर एग्जांपल, और आपने कुछ प्रोफेशनल मेंबरशिप्स ली हुई हैं, आप वो भी मेंशन कर सकते हो। यहाँ तो मैंने जो मेंबरशिप्स लिखी हैं, ये दीज आर रेलेवेंट टू मेडिकल। आप अगर हर फील्ड की प्रोफेशनल मेंबरशिप्स होती हैं, अगर आप फाइनेंस से रिलेटेड हैं उनकी भी होंगी, कंप्यूटर साइंस की होती हैं, आईटी की होती हैं, साइबर सिक्योरिटी की हैं, यानी कोई आप फील्ड ले लें, हर एक की प्रोफेशनल मेंबरशिप्स होती हैं जो कि आप ले सकते हो और कर सकते हो। मेंशन करने का तरीका भी बिल्कुल वैसा ही है जिस तरह से हमने पहले चीज़ों को डिस्कस किया है। हाँ, यहाँ ये आप लिख सकते हो कि आप फुल मेंबर हो, एसोसिएट हो, चेयर हो, या टेम्पररी थी आपकी पोजीशन, जो भी है। ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद अगर आप इतने लाइक फाइक हो कि आपने कोशिश की, कोई अवार्ड्स ले लिए, ऑनर्स ले लिया आपने, उसको भी आप मेंशन करते हो इसके अंदर। अगर तो आप बिगिनर हो, एंट्री लेवल हो, तो आप अपने रिज्यूमे के अंदर भी मेंशन कर सकते हैं। लेकिन अगर आप बिगिनर नहीं हो, ठीक है, आपके एक्सपीरियंस हो गया 2-3 साल से ज़्यादा का, तो फिर आपकी जो एजुकेशनल बैकग्राउंड में आपकी जो अचीवमेंट थी ना, वो अब आपको हेल्प नहीं करेंगी। ठीक है। आपने बेशक गोल्ड मेडल भी लिया था ना, तो वो आपको हेल्प नहीं करेगा। इसलिए नहीं करेगा कि अब उन्होंने आपके एक्सपीरियंस को देखना है, उन्होंने आपकी एकेडमिक जो परफॉर्मेंस थी, या उस वक्त जो आप बड़े कोई सितारे तोड़ लाए थे, उनको उससे कोई गर्ज नहीं है। अगर उनको एक प्रोफेशनल डेवलपर चाहिए जो कि पाइथन में बहुत एक्सपर्ट है, तो उन्होंने आपको कहना है कि जी पोर्टफोलियो दिखाओ, अपना गिटहब दिखाओ, वहां से प्रोजेक्ट निकाल के हमें दिखाओ आपने क्या किया हुआ है। ठीक है, उसको हाईलाइट करो। आपका गोल्ड मेडल हमें किसी काम का नहीं है। ठीक। तो अगर आपने कोई ऑनर अवार्ड ले लिया, तो उसको भी आप मेंशन कर सकते हो। ठीक है। आपका क्या अवार्ड का क्या नाम था वो मेंशन किया, किसने दिया वो मेंशन किया, फिर आपने डेट रिसीव लिख दिया, और अवार्ड किसने किया था। क्योंकि कुछ होते हैं कॉलेजेस या मेडिकल कॉलेजेस, उनकी एफिलिएशन जिस भी यूनिवर्सिटी के साथ होती है वो अवार्ड करती है। और वहां पर आपने ये भी मेंशन करना होता है कि आपको ये क्यों अवार्ड हुआ है। ठीक है। कौन सा तीर मारा था, वो तीर आपने यहाँ पे बुलेट में लिखना होता है। ठीक हो गया। अच्छा, 1 मिनट में आपके मैसेजेस देख लूँ। बस बेटा, थोड़ा सा टाइम रह गया हमारा। ठीक है। अच्छा, एक और बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है सीवी का या रिज्यूमे का, जिसको हम कहते हैं स्किल्स का सेक्शन। स्किल सेक्शन क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि जो इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स हैं, जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, जो रेलेवेंट स्किल्स हैं, वो सारी की सारी इसी पार्ट में आपने जो है वो लेनी होती है। अच्छा, दो तरह की स्किल्स होती हैं, एक होती है जी हार्ड स्किल्स, और दूसरी होती हैं सॉफ्ट स्किल्स। अच्छा, हार्ड स्किल्स कौन सी होती हैं? हार्ड स्किल्स वो होती हैं जो कि स्पेसिफिक हैं आपके फील्ड के। फॉर एग्जांपल, अगर एक सॉफ्टवेयर डेवलपर है ना, तो उसकी अपनी हार्ड स्किल्स हैं, यानी उसकी जो वो प्रोग्रामिंग है, पाइथन हो गया, कॉटलिन हो गया, सीएसएस हो गया, इस तरह की चीज़ें जो होती हैं वो आ गई उनकी हार्ड स्किल्स में। और सॉफ्ट स्किल्स क्या होती हैं? सॉफ्ट स्किल्स आपकी, जो आप बचपन से लेकर मरने तक सीखते रहते हो, जो जारी रहती है एक चीज़। ठीक है, जो जनरल होती है, जैसे कम्युनिकेशन हो गई, ठीक है, इंटरपर्सनल स्किल्स हो गई, टीम वर्क हो गया, ठीक है, प्रॉब्लम सॉल्विंग हो गई, ये सारी चीज़ें वो हैं जो कि सॉफ्ट स्किल्स में आती हैं। तो ये कुछ एग्जांपल्स हार्ड स्किल्स की हैं। मैंने इसको मेडिकल प्रोफेशन को एज अ बेस लिया हुआ है। उसमें फॉर एग्जांपल जो प्रोसीजर्स हैं, वो हार्ड स्किल्स के अंदर आते हैं। जो टूल्स हैं, डायग्नोस्टिक टूल्स, वो हार्ड स्किल्स में आते हैं। फिर अगर वहाँ पर कुछ सॉफ्टवेयर यूज़ हो रहे हैं, वो हार्ड स्किल्स में आ रहे हैं। सर्जिकल कोई टेक्निक्स हैं, वो हार्ड स्किल्स में आ रहे हैं। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो हार्ड स्किल्स में आती हैं, और जबकि सॉफ्ट स्किल्स जो होती हैं वो रिलेट करती हैं टू पर्सन। ठीक है, वो जनरली वो सब पर्सन के लिए होती हैं, दे आर नॉट रेलेवेंट टू द फील्ड, या जो नेशन है उससे रेलेवेंट नहीं होती। ठीक हो गया। तो आई होप कि ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी कि सॉफ्ट और हार्ड दोनों को हमने लेके चलना होता है। लेकिन आपने किसको ज़्यादा हाईलाइट करना है कि आप जॉब एड, तो क्योंकि जॉब एड में क्या चीज़ ज़्यादा हाईलाइटेड है, आपने उसी चीज़ को ज़्यादा हाईलाइट करना है। बहुत ज़्यादा भी नहीं लिखने, 12 to 15 आर मोर देन इनफ जो स्किल्स होती हैं। ठीक है। अच्छा, 1 मिनट, फिर कुछ मैसेजेस आ गए, मैं देख।
अच्छा मैम, एक्चुअली हमने ना सारे स्टूडेंट्स के क्वेश्चंस अपने एंड पे नोट किए हुए हैं, तो एट द एंड आपको एक डॉक्यूमेंट प्रोवाइड कर देंगे, देन आप सारे स्टूडेंट्स के जो भी क्वेश्चन होंगे उनका आंसर एक ही टाइम पे कर देंगे। हाँ, वो मैं इसलिए भी देखती हूँ ना कि अगर कोई ऐसी चीज है जो कि अभी साथ एक्सप्लेन करके वो ज्यादा क्लियर हो जाएगा, तो मैं साथ में कर देती हूँ। अच्छा, ठीक है, ठीक कुछ टिप्स आपको मैं देना चाह रही हूँ। क्या टिप्स होती हैं? एक तो ये कि आपने बुलेट पॉइंट्स का यूज करना है सीवी या रिज्यूमे के अंदर। फिर आपका जो ओवरऑल लेआउट है ना, वो बड़ा मैटर करता है कि वो रीडेबल है नहीं है, इंप्रेशन कैसा आ रहा है उसका, स्किम एंड स्कैन करना आसान है या नहीं है, ठीक है। फिर उसमें प्रोफेशनलिज्म को आपने ज़्यादा हाईलाइट किया हुआ है कि नहीं किया हुआ, और यूनिफॉर्मिटी भी होनी चाहिए। यहाँ जो फॉन्ट यूज़ हो रहा है नीचे भी वही होना चाहिए। जिस जो साइज आपने यूज़ किया स्टार्ट में टिल द एंड, उसको वही लेके चलें। अगर आपने लेफ्ट लाइन किया है तो लेफ्ट पे ही रखें। ये ना करेंगे एक दफ़ा लेफ्ट पे चीज़ आ रही है, एक दफ़ा राइट अलाइनमेंट पे आ रही है, ठीक है। तो इस चीज़ को जो है वो आपने जहन में रखना है कि आपने यूनिफॉर्म रखना है उसके लेआउट को। अच्छा, फिर आपने फॉन्ट जो है, जो मैं यूज़ करती हूँ, आई यूज़ टाइम्स न्यू रोमन। आप एरियल यूज़ कर सकते हो, टाइम्स न्यू रोमन यूज़ कर सकते हो। ये वो फॉन्ट हैं जो इजी टू रीड हैं, ठीक है। एक नज़र डालने पे 2-3 सेकंड में आपको काफ़ी जो है वो चीज़ें नज़र आ जाती हैं, समझ आ जाती हैं। अच्छा, एक चीज़ जो मैंने आपके लिए पहले मेंशन नहीं की, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। वो ये है कि आम तौर पर कहा जाता है कि एक सीवी या रिज्यूमे के पास होते हैं 6 to 7 seconds टू मेक इम्प्रेशन, ठीक है। एटीएस से रिज्यूमे आपका पास हो गया, अगले स्टेप्स में चला गया। जब वो एक पर्सन के हाथ में जाएगा ना, एक ह्यूमन के हाथ में जाएगा, तो फर्स्ट 2-3 सेकंड्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। उसमें अगर आपने कैच कर लिए टेंशन, तो वो आपके सीवी को आगे भी बढ़ेगा, रेज्यूमे को आगे तक बढ़ेगा, एंड तक बढ़ेगा। अदरवाइज पहले 2-3 सेकंड्स में अगर नहीं है तो डस्टबिन में चला जाएगा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। और जो एवरेज टाइम है ना एक सीवी या रेज्यूमे का, दैट इज 6 to 7 seconds, ये माइंड में रखें। तो इसलिए उसको प्रेजेंटेबल बनाना है। स्टार्ट में अपनी सबसे स्ट्रॉन्ग जो आपकी चीज़ है, आपने उसको हाईलाइट करना है, ताकि उसको इजीली आइडिया हो जाए कि अच्छा ये पर्सन मेरे काम का है कि नहीं है। फॉन्ट साइज जो है वो 10 to 12 रखा जाता है बॉडी टेक्स्ट के लिए, जबकि मैं नेम के लिए 16 यूज़ करती हूँ। अदरवाइज ऑल इज आइदर 11 और 10.5, ठीक है। 10 तब यूज़ करती हूँ जब बहुत ज़्यादा मटेरियल है एक पेज पे, मैंने उसको फिट करना है। फिर जो स्पेसिंग है, आई कीप इट 1। आप उसको 1.5 भी कर सकते हैं अगर आपके सीवी में या रिज्यूमे में कंटेंट कम है और आप चाह रहे हैं कि कम से कम एक पेज तो नज़र आए भरा हुआ, तो आप 1.5 भी कर सकते हैं उसको। अच्छा, फिर जो हेडिंग्स हैं उनकी और जो बॉडी टेक्स्ट है उसकी भी स्पेसिंग का फ़र्क होता है। हेडिंग्स के लिए मैं 0.6 फ्रॉम टॉप एंड 0.6 फ्रॉम बॉटम, ये मैं स्पेस रखती हूँ। और जो बॉडी टेक्स्ट है उसके लिए 0 स्पेस होती है, ठीक है। बुलेट पॉइंट्स आपने यूज़ करने हैं। सेक्शंस की क्लैरिटी होनी चाहिए। ये ना हो कि आप अपने पास से ही नाम जो है वो यूज़ करते रहें, क्योंकि जो इंटरनेशनली जो चीज़ एक्सेप्टेड है, जो हेडिंग्स एक्सेप्टेड है, वो मैंने आपको बताई हैं, जो सारे आप इसमें देखते हुए आ रहे हैं। अपने पास से मज़ीद बना बना के ना लिखें, क्योंकि उसका फ़ायदा नहीं होता। फॉर एग्जांपल एजुकेशन के सेक्टर को वो एजुकेशन ले रहे हैं, आपने उसको एजुकेशनल अचीवमेंट लिख दिया, तो वो कहेगा कि इसमें तो ये वाला सेक्शन ही नहीं है, ठीक है। अच्छा, फिर आपने बोल्ड, इटैलिक, इसको भी प्रॉपरली यूज़ करना है। बहुत ज़्यादा बोल्ड भी यूज़ नहीं करना, ज़्यादा इटैलिक्स के ऊपर भी नहीं जाना। उसको बहुत सेल्डम आपने यूज़ करना है ताकि इम्पैक्ट रहे उसका। वाइट स्पेस को आपने बैलेंस करना है। वैसे ये कहा जाता है इंटरनेशनली कि आपने वाइट स्पेस को प्रॉपर यूटिलाइज करना है, ठीक है। 0.5 फ्रॉम द टॉप बॉटम लेफ्ट राइट, हम तो ये मार्जिन यूज़ करते हैं। पाकिस्तान में तो 2-2 का भी मार्जिन यूज़ होता है। तो वो क्या होता है, स्पेस जो है वो वेस्ट होती है। तो इंटरनेशनली इस चीज़ को जो है वो लाइक नहीं किया जाता। वो चाहते हैं कि 1 पेज रिज्यूमे हो, क्योंकि टाइम कम है और मुकाबला ज़्यादा। तो वो चाहते हैं कि 1 पेज में आप बता दें कि हमने क्या किया हुआ है, क्या कौन सा तीर मारा हुआ है, ठीक है। बिलीव मी कि मैंने 30-30 साल वाले लोगों का भी 1 पेज का रिज्यूमे बनाया है। क्यों? क्योंकि इंटरनेशनली जो आपका रीसेंट 10 ईयर्स एक्सपीरियंस होता है वो काउंट होता है। उससे पहले आपने जो मर्जी किया हो वो काउंट नहीं होगा, क्योंकि वो कहते हैं कि 10 साल से पहले की चीज़ें मैटर नहीं करती। हाँ, हम उसको मेंशन ज़रूर करते हैं, लेकिन उसको हाईलाइट नहीं कर सकते, ठीक है। रेलेवेंट जितनी भी आपको सेक्शंस हैं उनको हम जो है यूज़ कर सकते हैं।
लेकिन अदरवाइज हम जो है वो कोशिश ये करते हैं कि रीसेंट 10 years को हाईलाइट करें। ठीक है, अलाइनमेंट लेफ्ट अलाइन यूज हो रहा है अभी तक जितना भी चल रहा है, सब लेफ्ट अलाइन यूज हो रहा है, राइट या सेंटर पे नहीं जाता। हाँ, डिपेंड करता है आप कौन सा वाला लेआउट यूज कर रहे हैं, कुछ सेंटर अलाइंड भी हैं, बट आई प्रेफर लेफ्ट अलाइन क्योंकि इंटरनेशनली यही चीज चल रही है। ठीक है, देख रही कोई और चीज रह तो नहीं गई इसमें से। तो मेरी तरफ से जो है वो अराउंड सारी चीज़ें यहाँ पे हमने केटर कर ली हैं फॉर दिस। हाँ, एक चीज़ रहेगी, पब्लिकेशन वगैरह अगर आपकी हैं तो पब्लिकेशन का जो लिंक है ना वो आपने मेंशन करने होते हैं यहाँ पे। ठीक है, ताकि एक क्लिक करें और आपकी पब्लिकेशन पे वो पहुंच जाए। ठीक हो गया, चलें जी। अब मेरी तरफ से तो ये एंड हो गया। डिफरेंट कलर यूज़ कर सकते हैं? नहीं। हाँ, वो कुछ है फॉर्मेट जिसमें आप टाइटल वगैरह में ना वो डिफरेंट कलर्स कर लेते हैं लेकिन वैसे जो प्रेफर करते हैं ना वो वाइट एंड ब्लैक। बेटे एटीएस जो होता है ना वो तो सॉफ्टवेयर है ना। अब ये भी समझ लें कि सॉफ्टवेयर कोई एक तरह का नहीं है, हंड्रेड्स ऑफ सॉफ्टवेयर्स हैं और हर कंपनी ने अपने लिए कस्टमाइज कराए हुए होते हैं। ठीक है, चलें जी, क्वेश्चन आ गए, मैं देखती हूँ यहाँ से। अच्छा, स्टार्ट से करते हैं। 1 पेज रेज्यूमे, यस। एआई से बिल्कुल बनवा सकते हैं, लेकिन एआई आपको ना एक बड़ी जनरल किस्म की चीज देता है, फिर आपने उसको खुद कस्टमाइज करना होता है। जी बिल्कुल, आप एक करेंगे ना, एक काम आप ये करेंगे कि आप एक मास्टर रेज्यूमे बना लेंगे अपने लिए। फॉर एग्जांपल, आप एक सॉफ्टवेयर डेवलपर हैं, आपने एक रेज्यूमे बना लिया अपने लिए, मास्टर रेज्यूमे में। ठीक है, आपने फॉर एग्जांपल कंपनी ए में अप्लाई करना था, उन्होंने कहा कि जी हमें ये चीज़ें चाहिए, तो आप क्या करोगे, उसी रेज्यूमे में चेंजेस करोगे। ठीक है, स्किल सेक्शन में आप वही चीज़ें मेंशन करोगे जो उनको चाहिए। आप अपनी जो एक्सपीरियंस सेक्शन है उस एक्सपीरियंस को हाईलाइट करेंगे जो उससे रेलेवेंट है। ठीक है, और इसी तरह से जो ऑब्जेक्टिव या जो समरी स्टेटमेंट है उसको भी चेंज करेंगे अकॉर्डिंग टू दैट। ठीक है, बेसिकली बाकी तो चीज़ें वही रहनी है, थोड़ी थोड़ी इसके अंदर एडिशन होगी, थोड़ी थोड़ी चीज़ें आपने मॉडिफाई करनी है, और आप उस कंपनी के नाम से सेव कर दें। उसको पीडीएफ में सेव करके आपने भेजना है, ये याद रखें, हमेशा पीडीएफ में भेजें, आप कभी भी डॉक्यूमेंट नहीं भेजेंगे। ठीक है, अच्छा जी, यहाँ आ जाते हैं। फॉर कैंडिडेट अप्लाइंग विद इन द सेम फील्ड सच एज अकाउंटिंग एंड फाइनेंस शुड बी कस्टमाइज रेज्यूमे फॉर ईच रोल और मेंटेन 180 फ्रेंडली वर्जन ऑफ फॉर ऑल सिमिलर। अभी मैंने आपको यही बात बताई है कि आपने एक तो बना लिया ना, जो कि आपका मास्टर रेज्यूमे हो गया। अब आपने जहाँ अप्लाई करना है ना, आपने एक चीज़ याद रखनी है हमेशा, आपने उस जॉब की जो एड है ना उसको आपने गौर से पढ़ना है। उसमें से आपने देख लिया कि इसमें हार्ड स्किल्स क्या चाहिए, सॉफ्ट स्किल्स क्या चाहिए, और वो क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपसे एक्सपेक्ट करते हैं, उन्हीं को चेंज कर लो अचीवमेंट्स में, और उनको अपने रीसेंट एक्सपीरियंसेस और पिछले वाले एक्सपीरियंसेस में ऐड कर लो। इसी तरह से स्किल्स में थोड़ी चीज़ें ऐड कर लो, थोड़े से समरी में ऐड कर लो, उसको कंपनी के विजन से अलाइन कर ले। ठीक है, आई होप कि ये क्लियर हो गया। फ्रेश ग्रेजुएट की तरफ, एक तो मैंने कहा ना बेटे, आपने वॉलंटियर एक्सपीरियंस आपका लाजमी होना चाहिए। ठीक है, होती है ना डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के अंदर मुख्तलिफ किस्म के वो बने होते हैं, उनकी टीम्स होती हैं जो डिफरेंट काम कर रहे होते हैं, और कुछ नहीं है ना, आप अपने डिपार्टमेंट का जो ये वाला होता है ना आपकी, कि आप कुछ करवा रहे हो, सेशंस करा रहे हो, वर्कशॉप्स करा रहे हो, अरेंज कर रहे हो, ऑर्गेनाइजर्स बन जाओ। मुझे नहीं नाम आते यूनिवर्सिटीज में क्या क्या चीज़ें मतलब वो यूज़ हो रही होती हैं, तो आप उसको कम से कम वो एक्सपीरियंस तो हाईलाइट कर सकते हो कि नहीं कर सकते। वो लिखेंगे ना वॉलंटियर एक्सपीरियंस आप अपना। बहुत सारे लोगों ने ये भी लिखा होता है कि वॉलंटियर ट्यूटर किया उन्होंने। फॉर एग्जांपल, आप 3rd ईयर में थे, 4th ईयर में थे, तो आपने नए आने वाले स्टूडेंट्स को गाइड किया कि यूनिवर्सिटी में किस तरह से पढ़ाया जाएगा, क्या होगा क्या नहीं होगा, और उनको हेल्प आउट किया उनके प्रॉब्लम्स में। ठीक है, तो ये इस तरह के एक्सपीरियंसेस जब आपके सीवी के अंदर होंगे, आप फ्रेश ग्रेजुएट हो लेकिन आपके सीवी में वॉलंटियर एक्सपीरियंस कम से कम आ जाता है ना,
तो वो चीज़ भी जब आप कहीं इंटर्नशिप करने जाते हो ना, तो वो आपको उसमें हेल्प करेगा, ठीक है। और रेलेवेंट कंपनीज के पेजेस को देखते रहो। खुद चले जाओ वहां पर उनके एचआर डिपार्टमेंट में, उनसे कहो कि जी मैं फ्री ऑफ चार्ज काम करना चाहता हूँ, मैं सीखना चाह रहा हूँ, मैं ये इतना टाइम दे सकता हूँ। तो जब आप फ्री ऑफ चार्ज काम करना चाहोगे तो लोग आपको हायर कर लेते हैं एज इंटर्न, ठीक है। माइक्रोबायोलॉजी ग्रेजुएट है, सेम मैंने जो आपको कहा, आप इसी तरह से इंटर्नशिप ले सकते हैं। निश कैसे डिसाइड करें बेटे, आपने क्या क्या काम करना है, आपने ऑनलाइन की तरफ जाना है या आपने जिस चीज़ में ग्रेजुएट किया है आपने उसकी बेस पे जॉब करनी है, इंटर्नशिप लेनी है, ये आपने देखना है ना। अगर आप कोई भी निश सेलेक्ट करना चाह रहे हो ना, तो इसके लिए आमतौर पर ये होता है कि आप कम से कम अपने आप को 2 से 3 हफ्ते दो। 2 से 3 हफ्ते में आप कम से कम रिसर्च कर लें कि आपने जो डिग्री ली है या आपके पास कोई भी स्किल है, इससे रेलेवेंट कौन कौन सी ऐसी चीज़ें जो इन डिमांड हो सकती हैं अगले 10 सालों में, ठीक। पहले आपने रिसर्च कंप्लीट करनी है अपनी। जब आपने रिसर्च कर ली, आपको पता चल गया कि इससे रेलेवेंट डिमांड में होनी है ये वाली स्किल्स, आप उन स्किल्स में से 2 या 3 स्किल्स ले लें। उन 2 या 3 स्किल्स को सीखने के लिए आप रिसर्च के लिए यूट्यूब पे भी चले जाएं, ठीक है। यूट्यूब के ऊपर जाकर आप डिफरेंट लोगों के चैनल्स देखने लगें, ठीक है। आप कम से कम रोज का 1 घंटा लगाएंगे और 3 से 4 हफ्ते आप लगाएंगे तो आपको चीज़ों का आइडिया हो जाएगा, आपको चीज़ों की समझ आ जाएगी, अच्छा ये हो सकता है और ये नहीं हो सकता, या मेरा इसमें इंटरेस्ट है या नहीं है। जब आपका इंटरेस्ट बन गया, एक दफ़ा आपने आइडिया हो गया, फिर आपने जब एक स्किल आपने चूज कर ली ना, तो अगले 3 महीने आपने उससे हटना नहीं है, ठीक है। क्योंकि आप अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंगली लोगे ना, तो आपका इंटरेस्ट होना है उसमें। 3 महीने से कम आपने किसी भी स्किल को नहीं देने, ठीक है। 3 महीने के बाद भी अगर आपको लग रहा है कि मुझे चीजें समझ नहीं आ रही, तो फिर आप किसी ऐसे मेंटोर की तरफ चले जाओगे, हो सकता है जो पेड हो, ठीक है। तो ये एक एक पूरा एक टाइमलाइन है जिसको आपको फॉलो करना है। एक दिन एक, दूसरा दिन दूसरा, तीसरे दिन तीसरा, इस तरह तो कभी भी आपकी निश सेलेक्ट नहीं हो सकती। आप बिगनर है ना बेटे, तो फिर आपका समरी सेक्शन नहीं होना, ठीक है। फिर आपका ऑब्जेक्टिव स्टेटमेंट होनी है जो मैंने एक्सप्लेन किया था उसके अंदर, और आप हाईलाइट करेंगे अपनी इस चीज को। 1 मिनट, फाइबर पे मैसेज आ गया, मैं जरा उसको देख लूं। ठीक है। यू वांट टू आवर सर्विसेज लाइक रिज्यूमे, लिंक्डइन कवर। पहले तो बात ये है कि बेटे आपको ये काम आना चाहिए करने का, ठीक है। सिर्फ ऐड चलाने से नहीं काम बनता, आपके पास एक्सपर्टीज होंगी तो तभी आप दे सकते हो सकता है आपको ऐड चलाने से कोई 5 6 7 8 ऑर्डर्स मिल जाए, लेकिन अगर आपने काम अच्छा ना किया, आपने सेटिस्फाई ना किया, तो ऑब्वियसली आप इसमें ज़्यादा सरवाइव नहीं कर सकोगे। प्रॉपरली इसको सीखें और फिर इसको अप्लाई करें, ठीक है। देर इज नो प्रॉब्लम इन अप्लाइंग। किसी ने लिखा है जी कि 2 ईयर का एक्सपीरियंस है और वो ज़्यादा एक्सपीरियंस, वो अगर उन्होंने मांगा और हम फ्रेश ग्रेजुएट है तो हम अप्लाई कर सकते हैं, तो बिल्कुल आप अप्लाई करें, अप्लाई तो करें ना। वो तो बात की बात है, सिलेक्ट करेंगे कि नहीं करेंगे, कम से कम अपने रिज्यूमे के उसके अकॉर्डिंगली लिख के तो भेजें, ठीक है। इसी तरह से आपको एक्सपीरियंस भी आएगा। अगर फॉर एग्जाम्पल आपको इंटरव्यू के लिए वो कॉल कर लेते हैं, आपको आइडिया हो जाएगा कि इंटरव्यूज किस तरह से होते हैं। मल्टीपल एक्सपीरियंसेस हैं, न्यू न्यू पोजीशन में के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो क्या करना चाहिए। सारा एक्सपीरियंस तो नहीं ऐड करेंगे, मैंने पहले आपको एक्सप्लेन किया। अगर तो वो रेलेवेंट एक्सपीरियंस है फिर तो आप करेंगे, लेकिन अगर एक्सपीरियंस ऐसा है कि फील्ड जो है वो ए है और आप एक्सपीरियंस सी और डी का है, तो फिर तो नहीं आप उसको मेंशन करोगे ना। जैसे मैंने आपको बताया कि मैं अगर एक फ्रीलांस राइटर के तौर पर अप्लाई करना है मैंने, और मैं उनको बताऊंगी जी मैं ट्रेनर भी हूँ और मैं जो है वो काम कर रही हूँ एज अ ट्यूटर, तो वो कहेंगे कि जी ये क्या मिक्सचर पका हुआ है यहाँ पे, ठीक है। तो आपने सिर्फ वो एक्सपीरियंस मेंशन करना है जो रेलेवेंट है, आगे पीछे वाला नहीं करना। बेटे स्किल्स को प्रॉपरली लिखो, उसके अंदर एक्सपीरियंस के अंदर उस चीज़ को मेंशन करो। अगर तो डिग्री रिक्वायरमेंट में है तो फिर तो फायदा नहीं है अप्लाई करने का। अगर डिग्री नहीं उन्होंने मेंशन की तो देर इज नो इशू, आप अप्लाई करो उसमें, नो प्रॉब्लम एट ऑल।
अगर आप किसी ऐसी जॉब पे अप्लाई कर रहे हो जहाँ पे वो चाह रहे हैं कि आपका एआई का एक्सपीरियंस है या नहीं है, और आपने कोई ऐसा काम किया हुआ है जो आपने एआई से डेवलप किया है, तो व्हाई नॉट, फिर तो मेंशन करें उसको। ठीक है बेटे, यूरोपास रिज्यूमे इज जस्ट लाइक एटीएस रिज्यूमे। ठीक है, उसके ऊपर बस यूरोपास लिखा होता है, बाकी चीजें आपने सारी इसी तरह से आपने ऑप्टिमाइज करके लिखनी होती हैं। ठीक है, प्रॉपरली ऑप्टिमाइज करना है हर चीज को, आपने स्किल सेक्शन को, समरी को, ऑब्जेक्टिव है, एक्सपीरियंस सेक्शन है, प्रोजेक्ट्स हैं, ये कोई भी चीज है वो आपने ऑप्टिमाइज तो प्रॉपरली उसी तरह से करना है, लिखना उसी तरह। हाँ, उनका फॉर्मेट अलग है, वो चाह रहे हैं कि आप एक्सपीरियंस पहले डाल दें, एजुकेशन बाद में डालें, स्किल्स बाद में लिख दें, जो भी है, इट डजेंट मैटर। ठीक है, जो सवाल सर आपने भेजे थे वो तो मैंने देख लिए हैं। अभी और कोई सवाल है तो देख लेते हैं। इंटर्नशिप एंड्रॉइड पे की हुई है, अब वेब पे मूव किया है, रीजन फुल स्टैक है। अगर फुल स्टैक करता हूँ तो वो मेरा वेब भी कवर हो जाता है और एंड्रॉइड पे भी फुल स्टैक बन जाता। एंड्रॉइड की एक्सपीरियंस बिल्कुल करना चाहिए, एक्सपीरियंस क्यों नहीं ऐड करेंगे, आप बिल्कुल ऐड करें उसको। दिस इज समथिंग रेलेवेंट, कोई इरेलेवेंट तो नहीं है। लेकिन जो आपने साइड चूज करनी है ना, यू शुड बी वेरी केयरफुल अबाउट इट। आप रिसर्च कर लो कि आगे जो ज्यादा डिमांड है वो किसकी है, आप उसके बारे में उस पे मजीद सर्टिफिकेशंस कर लो, उसमें मजीद एक्सपीरियंस लो, उसकी स्किल्स को हाईलाइट करो। ठीक है, एनी और मोर क्वेश्चन? किसी ने माइक ऑन करके क्वेश्चन करना है तो वो भी कर सकते हैं। ठीक है, आई शुड स्टॉप शेयरिंग, है ना? किसी के क्वेश्चंस नहीं है, सबको समझ आ गई है मेरे ख्याल में। ओके। अच्छा मैम, कुछ के ऐसे भी क्वेश्चंस थे कि खैर मैं थोड़ा सा ऐड कर दूं कि वो पूछ रहे हैं कि सीवी 1 पेज की होनी चाहिए या 2 पेजेस की होनी चाहिए, और उसके अलावा कुछ फनी क्वेश्चन भी इस टाइप के थे कि क्या रिज्यूमे में हमेशा सच ही बोलना चाहिए या कोई नहीं, आप झूठ बोल सकते हैं? बिल्कुल बोल सकते हैं। देखें, आपने मैनिपुलेट तो करना है चीजों को, आपने इम्प्रोवाइज तो करना है। कंपेटिटिव है, देखें, इतना कंपटीशन है, तो आप कैसे स्टैंड आउट करोगे उसमें? यू कांट बी राइट ऑल द टाइम। ठीक है, ओके। तो अगर आपने कोई ऐसी देखें, आपको वो काम आता है लेकिन आपने किया नहीं है, फिर भी आप उसको मेंशन कर सकते हो। ठीक है, कि मैंने ये किया है, बिकॉज यू नो इट, स्किल तो है ना आपके पास, आप बिल्कुल वो मेंशन कर सकते हो, उसमें कोई बुरी बात नहीं है, मैं ये समझती हूँ बुरी बात नहीं है। ठीक है, और जो वन पेज बात कर रहे जी हैं ना, जी। मैंने आपको बताया कि जो इस वक्त यूनिवर्सली एक चीज जो एक्सेप्टेड है ना, वो ये है कि वन पेज होना चाहिए। हम पता क्या है, हमारे जहनों में ना वो पुराना वाला चीजें चल रही हैं कि जिसके जितने ज्यादा रेज्यूमे के पेजेस होंगे ना, इसका मतलब वो इतना ही लायक है। ओके ओके। उन्होंने कौन सी फाइल सेंड करती है? मैम प्लीज रिकमेंड करें कुछ ऐसी साइट्स, ऐसे प्लेटफॉर्म्स जहाँ से हम कुछ एटीएस फ्रेंडली टेम्पलेट्स ले सकें, रेडीमेड, बेटे टेम्पलेट्स, और शुड मैं ना, बी कस्टमाइज इट ऑन। हाँ, मैं आपको बताती हूँ। एक है जी, हार्वर्ड सीवी। आप इसको लिखोगे ना, इसके ऊपर, गूगल के ऊपर, जो पहली वेबसाइट खुलती है ना, आप वो पीडीएफ होता है, आप उसको डाउनलोड कर लो। उसके अंदर पूरा तरीका है लिखने का, उसके अंदर फॉर्मेट्स हैं, कवर लेटर का भी है, कैसे लिख सकते हैं, क्या कर सकते हैं, सारी डिटेल उसके अंदर लिखी हुई है। ठीक है, वो आप यूज कर सकते हो एनी टाइम। ठीक, फिर उसके बाद बहुत सी साइट्स हैं। एक थी zeti.com, मैं लिख देती हूँ। एक है जॉब हीरो,
.com। ठीक है, ये वो है जिनको आप जाके पढ़ोगे ना तो आपको पढ़ने से बहुत सारी चीजें समझ आ जाएंगी। ठीक है, सबसे बड़ी आपके लिए हेल्प है इस वक्त, वो है एआई। चैट जीपीटी से पूछ लो, उससे कहो जी थैंक यू मैंने मैम। क्या हुआ, मैंने ये इस जॉब के लिए अप्लाई करना है, तो मुझे कोई मशवरा दो, मैं इसको कैसे लिखूं। वो आपको बता देगा। अच्छा, वो जो बताता है ना, वो बड़ा जनरल किस्म का बता रहा होता है ना, फिर आपने उसको खुद पॉलिश करना होता है। ठीक है। थैंक यू मैम। अस्सलामुअलैकुम मैम, ये बताएं कि जो सीवी टाइप है, जैसे यूरोपास है, तो हमें कौन सा बेस्ट सीवी का जो फॉर्मेट है उसको इख्तियार करना चाहिए? एटीएस जो मैंने आपको शेयर किया ना आपके साथ, मैं को उमर साहब, आपको मैं ना एग्जाम्पल, मैं आपके साथ इमेजेस शेयर कर दूंगी, वो आप इनके साथ शेयर कर दीजिएगा। लाइक, या आप ऐसा करें ना, चले जाए ना इस पे, मैं आपको बताती हूँ, फाइवर पे ना जाएं, बल्कि आपको मैं एक और बताती हूँ, ठहरे। मैसेज हम नहीं लिख सकते आप, एक मिनट, हम कहाँ हैं? अच्छा, मैंने जो मैसेज लिखे हैं वो आप लोगों को नजर आए या नहीं नजर आए? नहीं, वो आप मेरे ख्याल में वेटिंग रूम में सेंड करती रही हैं। हाँ, नहीं नहीं, वो उसके था, किसी की पर्सनल पे सेंड हो गई। मैं ये लिख रही हूँ यहाँ पे, ZT.com है, ठीक है, jobhero.com है, और ये है जी, वेबसाइट है। यहाँ पे ना पोर्टफोलियो पड़ा है मेरा, यहाँ से आप देख सकते हैं एग्जांपल्स। ठीक है, वैसे आप हार्वर्ड सीवी को करेंगे ना जब, तो वो फॉर्मेट भी बिल्कुल ठीक है। ठीक हो गया। सबसे ज्यादा आप, अच्छा एक चीज और भी है, कोई भी वेबिनार अटेंड करने से, कोई वर्कशॉप हो, ट्रेनिंग हो, सिर्फ वो अटेंड करने से ना आपको कुछ चीजें नहीं आ सकती समझ में, जब तक कि आप खुद उसके ऊपर रिसर्च नहीं करते। कोई भी प्रॉब्लम है ना, आपको कोई भी प्रॉब्लम है, आप सबसे पहले उसके बारे में रिसर्च कर लें, इंफॉर्मेशन देख लें, गूगल पे क्या है, चैट जीपीटी के पास क्या है, बाकी जितने एआई प्लेटफॉर्म्स हैं उनके पास क्या है। रेज्यूमे में लैंग्वेज सेक्शन नहीं ऐड करना। देखिए, हम सबका जो एक गोल है, वो क्या है, या तो हमने मुल्क में नौकरी करनी है या मुल्क से बाहर नौकरी करनी है, ठीक है ना, या रिमोट जॉब करनी है, तो उसके लिए तो इंग्लिश जरूरी है। आपका रेज्यूमे इंग्लिश में, आपको कुछ ऐड करने की जरूरत नहीं है। हाँ, अगर आप गल्फ कंपनीज में जा रहे हैं, गल्फ की कंपनीज में जॉब करना चाहते हैं, तो वहां पे आपने ये मेंशन करना होता है कि आपकी अरेबिक में भी प्रोफिशेंसी है, या आपके को 2-3 लैंग्वेजेस आती हैं, और आप अप्लाई कर रहे हो, फ्रांस में कर रहे हो या ब्रिटेन में, या ऐसी जगह जहाँ पे हो सकता है फ्रेंच या स्पेनिश भी एक अच्छी लैंग्वेज, जो एक अल्टरनेट लैंग्वेज यूज होती है, या आप चाइना जा रहे हो तो आप जा रहे हो, तो वहां पर आप लाजमी मेंशन करते हो, लेकिन अदरवाइज आपने मेंशन नहीं करना। ना आपने डेट ऑफ बर्थ लिखनी है, ना आपने जेंडर लिखनी है, ना अब्बा का नाम लिखना है, ना आपने एड्रेस लिखना है। ठीक है, सिटी, कंट्री, फोन नंबर, लिंक्डइन, आपका पोर्टफोलियो वेबसाइट है कोई, गिटहब है, या कुछ और आपका कहीं अगर पड़ा हुआ है, पोर्टफोलियो पड़ा है, या कोई ऐसी आपकी वेबसाइट है, वो आप मेंशन करोगे, अदरवाइज यू आर नॉट गोइंग टू मेंशन। ठीक है, ठीक हो गया। आई होप काफ़ी सारी चीज़ें हमने डिस्कस कर ली हैं। अगर आपको पीडीएफ चाहिए, प्रेजेंटेशन जो स्लाइड्स थी इनका, मैं वो सर से शेयर कर दूंगी, वो भी आप इनको दे सकते हैं। अच्छा, एक चीज़ और है, उमर साहब, ये प्लीज़ मेक श्योर कीजिएगा कि जब हम इसको सोशल मीडिया पे शेयर करते हैं,
रेलेवेंट टू दिस वेबिनार या कुछ भी है, तो इनको ग्रुप में लिंक सेंड कर दिया करें, ताकि ये सारे उसके ऊपर कम से कम अपनी जो ख्यालात का इजहार जिसे कहते हैं वो कर लें, ताकि एक इंगेजमेंट हो जाती है, पता चल जाता है कि हाउ गुड इट वाज। थैंक यू सो मच। आप मेरी हेल्प करते रहिएगा, क्योंकि दिस वाज आवर फर्स्ट वेबिनार, और ये काफ़ी अच्छी सजेशन है, हमें मेरे ख्याल में पहले ही कर देना चाहिए था। और हमने सेंचुरी कर दी है, वी वर 100 प्लस एक पॉइंट पे। नाउ दे हैव लेफ्ट अ लॉट ऑफ देम। थैंक यू सो मच गाइज। सब कुछ बहुत अच्छा था, अमेजिंग वेबिनार, एंड फॉर द फर्स्ट टाइम वी हैव डन इट। इंशाल्लाह इन फ्यूचर हम फिर करेंगे। थैंक यू सो मच मैम। Thank you so much for the opportunities and I'm always here to help students. अगर आपको किसी किस्म की भी चाहिए हो, करियर काउंसलिंग भी आपको चाहिए, ऑब्वियसली कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो पेड होती हैं, जैसे मेरी सर्विसेज हैं वो पेड हैं। अगर इंडिविजुअल 1-to-1 चाहिए होगा तो दैट इज पेड सेशन। आप मेरा लिंक्डइन प्लीज सारे ज्वाइन कर लीजिएगा, कनेक्ट कर लीजिएगा। अगर हमारे पास 100 प्लस लोग थे तो ऑब्वियसली आज मुझे 100 प्लस लोगों के साथ कनेक्ट हो जाना चाहिए, बिकॉज योर नेटवर्क इज योर नेटवर्क। थैंक यू सो हाँ, मैं ग्रुप का लिंक भी शेयर कर रहा हूँ अभी आप लोगों के साथ चैट में। इसके अलावा मैं शेयर करूँगा आप लोगों के पास के साथ मैम आपदा का लिंक्डइन, और आप लोग प्लीज़ कनेक्ट कीजिएगा। दानिश कोई सवाल पूछना चाह रहे थे, हाथ खड़ा किया था पूछें उन्होंने। पूछें पूछें। हाँ जी मैम, वो ये लिंक्डइन वाला क्वेश्चन था, बट वो सर ने कहा कि वो ग्रुप में शेयर कर देंगे, तो मैं वहां से इंशाल्लाह मेरा कनेक्ट करूंगा। न्यूज़लेटर भी है लिंक्डइन के ऊपर, उसमें बहुत डिटेल में चीज़ें हैं, ऑलरेडी आर्टिकल्स उसके अंदर मौजूद हैं, आप वो भी पढ़ सकते हैं। वैसे भी मेरी जो पोस्ट्स होती हैं दे आर रेलेवेंट टू करियर, वो भी आप देख सकते हैं, पुरानी वाली भी। फिर मेरा जो फीचर्ड सेक्शन है लिंक्डइन का, उसमें कुछ रिसोर्सेज भी पड़े हैं, फ्री रिसोर्सेज, यू कैन यूज दोज एज वेल। ओके जी, थैंक यू। यस मैम, इंशाल्लाह। थैंक यू मैम। मैंने चैट में फेसबुक का ग्रुप शेयर कर दिया, और साथ ही मैं लिंक्डइन का यूआरएल शेयर कर रहा हूँ, तो आप लोग प्लीज़ चैट से वो कॉपी कर लें। अदरवाइज अगर आप लोग लीव करेंगे तो फिर आप लोगों को नज़र नहीं आएगा। ओके जी। थैंक यू सो मच मैम, मैं इनके साथ लिंक शेयर कर रहा हूँ। मैं शेयर कर रहा हूँ आपके साथ, लिंक्डइन का लिंक शेयर कर रहा हूँ। थैंक यू सो मच गाइस, आप लोगों ने बड़ा कोऑपरेट किया। मेरे ख्याल में वो माइक अनम्यूट और ये वाले इश्यूज नहीं हुए, तो थैंक्स फॉर दैट। आप लोगों के साथ मैंने ग्रुप का यूआरएल भी शेयर कर दिया फेसबुक का, आप लोग वो जा के ज्वाइन करें, अपना फीडबैक वहाँ पे भी दें। और इसके अलावा मैंने आप लोगों के साथ मैम का लिंक्डइन भी शेयर कर दिया। तो थैंक यू सो मच गाइस। बाबर थैंक यू, जैनब थैंक यू, जैद थैंक यू, जिन्होंने भी सपोर्ट किया इस वेबिनार को। इंशाल्लाह कल 9 PM लिंक्डइन लैब मास्टर क्लास 9 PM ज्वाइन कीजिएगा। थैंक यू। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू, अल्लाह हाफिज। बाबर आप इधर ही रहेंगे जब तक बाकी सब नहीं जाते, ताकि मैं ओके निकल ओके जाऊँ। ओके ओके जिन्होंने लिंक्स कॉपी करने वो लिंक कॉपी कर लेंगे। श्योर 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 श्योर।